हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म का अगला सेशन जिसका नाम है टीसीएस साइकिल। राइट? यस। So in the previous session we were discussing about glycolysis. Right? I'm sure you have enjoyed a lot with the discussion on the regulation of glycolysis followed by their question analysis. Right? So similarly आज भी हम लोग करने वाले हैं टीसीएस साइकिल का ऊपर similar session. Right? So first we'll be discussing with the regulation part, how the TCS cycle is regulated at the level of metabolism, followed by lot of question analysis. Right? Okay. चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सो प्रीवियस सेशन में हम लोग बेसिकली ग्लाइकोलिसिस के बारे में डिस्कस किए थे। राइट? तो आज का जो सेशन होगा दैट विल बी ऑन टीसीएस साइकिल। पहले हम लोग बात करेंगे हाउ द टीसीएस साइकिल इज रेगुलेटेड एट द लेवल ऑफ मेटाबॉलिज्म, फॉलोड बाय लॉट ऑफ क्वेश्चन एनालिसिस। राइट? ओके, so I'm sure you are ready to start TCS cycle, right? Okay, let us go ahead. अगर पूरा TCS साइकिल के देखोगे, यहाँ पे जनरली 3 पार्ट है। TCS साइकिल के जनरली 3 पार्ट है। क्या 3 पार्ट है? देखो, TCS साइकिल का शुरुआत कहाँ से हो रहा है? पहले हमको ये समझना है कि TCS साइकिल है क्या, कहाँ से शुरू हो रहा है। TCS साइकिल इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। राइट? ओके, जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट का बात करते हैं, एक बार सोच लो, जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट का बात करते हैं तब जनरली क्या दिमाग में आता है? ग्लूकोज। राइट? ग्लूकोज कहाँ से आता है? आप किसी भी कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड आप खा लीजिए, पूरा डाइजेस्ट हो जाने के बाद वो जो मोनोमेरिक सब यूनिट होता है कार्बोहाइड्रेट का, दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज। राइट? अच्छा, तो ग्लूकोज हो गया एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो कि मोनोमर है, मोनोसैकेराइड जिसको बोलते हैं। राइट? अच्छा, तो अब देखो, जब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म प्रोसेस स्टार्ट होगा विद ग्लूकोज, तो ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड टू पायरुवेट, एंड आफ्टर दैट अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हुआ इन दैट कंडीशन, देन पायरुवेट विल बी कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोए एंड सो ऑन, मतलब एसिटाइल कोए विल जॉइन टीसीएस साइकिल। राइट? ये तो हो गया एक प्रोसेस। इसका मतलब क्या है? टीसीएस साइकिल का शुरुआत करने के लिए आपको एसिटाइल कोए चाहिए। राइट? एसिटाइल कोए कहां से आएगा? पायरुवेट से आएगा। पायरुवेट कहां से आएगा? ग्लाइकोलिसिस से आएगा। राइट? दिस इज वन पाथ, दिस इज ओनली वन पाथ। थिंक इन ए डिफरेंट वे। अब सबको पता है कि जब हम लोग खाना खाते हैं, जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फूड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। राइट? हम लोग का बॉडी में हम लोग जो तीनों अलग अलग चीज खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तीनों तो खाते हैं अलग अलग फॉर्म पे, बट जो बॉडी में जो स्टोर होता है, प्रोटीन के लिए कोई जगह नहीं है स्टोरेज फॉर्म। There are only 2 storage forms of food in our body. One is carbohydrate, another one is fat. Right? Carbohydrate as a glycogen store होता है and fat as a triglyceride store होता है। Right? Protein के लिए कोई जगह नहीं है। Protein is not stored in our body in any proteinaceous form. Right? Okay, fine. So अब देखो, जब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं हम लोग, ग्लूकोज से शुरू करते हैं मान लीजिए। राइट? फाइन, वी अंडरस्टूड। बट व्हाट विल हैपन टू योर फैट डाइजेशन? जब ट्राइग्लिसराइड का डाइजेशन शुरू होगा, देन क्या होगा? देखो, वहां पे एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। जब फैटी एसिड ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इन दैट प्रोसेस इट विल प्रोड्यूस लॉट ऑफ एसिटाइल कोए। राइट? इट विल प्रोड्यूस लॉट ऑफ एसिटाइल कोए। सो अब देखो, एक तो है कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड जो कि ग्लूकोज से आ रहे, वो भी एसिटाइल कोए बन के टीसीएस साइकिल में जा रहे। दूसरा है जो कि फैटी एसिड थ्रू बीटा ऑक्सीडेशन, वो भी एसिटाइल कोए प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड वो भी आ रहे टीसीएस साइकिल में। क्या सबको क्या समझ में आ रहा है? चाहे आप कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हो, चाहे आप फैट मेटाबॉलिज्म हो, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म हो, अल्टीमेटली दे आर ऑल जॉइनिंग टीसीएस साइकिल। आइदर देयर आर 2 रूट्स। देखो, देयर आर 2 रूट्स। There are 2 routes. One route is glucose, pyruvate, acetyl CoA. This is carbohydrate वाला रूट। दूसरा रूट क्या है? फैटी एसिड थ्रू बीटा ऑक्सीडेशन, दिस विल प्रोड्यूस एसिटाइल कोए। अब ये जो एसिटाइल कोए आ गया, ये ज्वाइन कहाँ करेगा? टीसीएस साइकिल में ज्वाइन होगा। तो यह से आपको क्या समझ में आ रहा है? चाहे आपका खाना कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में स्टोर हो, चाहे आपका खाना फैटी एसिड में स्टोर हो,
अल्टीमेटली दे विल ऑल ज्वाइन टीसीएस साइकिल। अंडरस्टूड? बस अब आ जाओ टीसीएस साइकिल पे। तो देखो ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड स्टेप है, ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड स्टेप है वो है पायरुवेट, राइट? ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म में। टीसीएस साइकिल कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, राइट? अच्छा, तो आप एक चीज सोचो, ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड स्टेप है, एंड प्रोडक्ट जो है, जो कि पायरुवेट, पायरुवेट इज प्रोड्यूस्ड इन साइटोप्लाज्म, but your TC cycle will occur in mitochondrial matrix. So pyruvate has to travel, pyruvate has to come all the way from cytoplasm to mitochondrial matrix. Are you getting my point? क्योंकि आपका जो पायरुवेट बनेगा साइटोप्लाज्म में। पायरुवेट हैज टू कम टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू जॉइन टीसीएस साइकिल। अंडरस्टूड? सो जो पहला स्टेप है, देखो यहाँ पे तीन चीज यहाँ पे मेंशन है, देख लो। इन साइटोसोल यहाँ पे लिखा है, इन साइटोसोल। इन साइटोसोल के अंदर पे क्या हो रहा है आपका? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस है इन साइटोसोल, मतलब ग्लाइकोलाइसिस इन साइटोसोल में होगा। अब ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोडक्ट है पायरुवेट, देखो इंपॉर्टेंट, ये पायरुवेट जो हो गया, पायरुवेट एसिटाइल कोए में जो कन्वर्ट हो रहे हैं, कहां हो रहे हैं? देखो यहां से शुरू हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, यहां से यहां तक माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब ये जो पायरुवेट टू एसिटाइल कोए, ये जो कन्वर्सन वाला स्टेप है, एक कन्वर्सन होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये जो कन्वर्सन होगा पायरुवेट टू एसिटाइल कोए, दिस कन्वर्सन विल टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, राइट? देन जब एसिटाइल कोए बन जाएगा, देन डेफिनेटली इट विल जॉइन टीसीएस साइकिल एज यूजुअल, राइट? अब देखो, तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, टीसीएस साइकिल का हो गया सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप के बारे में मैं बता रहा हूं। देखो, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का जो आउटपुट है वो है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एंड हु विल गिव अस एटीपी? NADH, FADH2, राइट? जो कि आपका टीसीएस साइकिल या तो ग्लाइकोलाइसिस मेटाबॉलिज्म में रिलीज होगा, राइट? देखो, वो जो NADH एंड FADH2 है, दे विल जॉइन ETC इन अ प्रोसेस कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। वहां पे एटीपी फॉर्मेशन होगा, राइट? सो वहां पे NADH एंड FADH2 will join there as electron donors. They will join there as electron donors. They will donate their electrons so that through electron transport chain, they will produce ATP in a process called oxidative phosphorylation, right? So this is the link of your glycolysis with TCS cycle with ETC. Everything is finally linked up, right? तो इसीलिए यहाँ पे मैं बोल रहा था, यहाँ पे टोटल 3 स्टेप है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहला स्टेप में क्या है? पायरुवेट टू एसिटाइल कोए फॉर्मेशन, right? Because that will be a part of mitochondrial matrix. Then second, your TCS cycle itself. Third, TCS cycle का जो product है NADH and FADH2, they will join ATC so that they will produce ATP, right? They will produce ATP through electron transport chain. So this is the third step or third phase. Are you getting my point? So there are 3 phases. One is acetyl CoA production, दूसरा acetyl CoA oxidation, थर्ड वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, चलो अब देखो टीसीएस साइकिल। ये जो साइकिल है, दिस साइकिल इज फैमिलियर टू एवरीवन, राइट? सबको पता है टीसीएस साइकिल क्या है। आप शायद 9th स्टैंडर्ड पे पहले पढ़े हो इसको, देन 11th स्टैंडर्ड पे पढ़े हो, देन ग्रेजुएशन, दोज हु आर इन पोस्ट ग्रेजुएशन। दिस साइकिल इज फैमिलियर टू एवरीवन, दिस साइकिल इज नोन टू एवरीवन। दिस इज नॉट समथिंग न्यू आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, नो। बट मेरा फोकस इस स्टेप में नहीं है, मेरा फोकस होगा उसका कुछ रेगुलेटरी पाथवे, क्योंकि आप जब एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हो, आपका फोकस होगा साइंटिफिक फैक्ट्स। इट्स नॉट लाइक सिंपली मेमोरी बेस्ड वाला पार्ट, नो, वहाँ पे मेरा फोकस नहीं जाएगा। यू कीप ऑन अटेंडिंग माई सेशन, यू विल अंडरस्टैंड। मेरा फोकस जाएगा ऑलवेज ऑन द साइंटिफिक कंसेप्ट। ओके, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अच्छा, ये जो ओवरऑल रिएक्शन है टीसीएस साइकिल का, जो ओवरऑल रिएक्शन है, एक बार देख लो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा। ओवरऑल रिएक्शन में आपको क्या क्या मिलेगा? ओवरऑल रिएक्शन में पहले मैं बता रहा हूं 2CO2 मिलेगा, मतलब 2 बार डी कार्बोक्सिलेशन होगा, राइट? 2 बार डी कार्बोक्सिलेशन होगा। अच्छा, यहाँ पे मेरा पहला क्वेश्चन, अब मैं बता रहा हूं पहला क्वेश्चन। अगर टीसीएस साइकिल की तरफ देखोगे तो टीसीएस साइकिल का सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट मतलब फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या हो रहा है? ऑक्सैल एसीटेट प्लस एसिटाइल कोए, राइट? तो
the TCA cycle begins with oxaloacetate plus acetyl-CoA, which will give you citrate, right? Which will give you citrate. Understood? अच्छा, अब एक बात बताओ, फिर साइट्रेट टू आइसोसाइट्रेट, अल्फा केटोग्लूटारेट, सबको पता है ये चीज होगा। देखो मैं जो बोलने जा रहा हूं साइंटिफिक वे में मैं बता रहा हूं। देखो ऑक्सल एसीटेट में कितना कार्बन है? 4 कार्बन। एसिटाइल कोई में कितना कार्बन है? 2 कार्बन, राइट? सो ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट बन रहा है साइट्रेट, यहां पे कितना कार्बन होगा? C6। इसका नाम क्यों टीसीए साइकिल है? इसका नाम क्यों टीसीए साइकिल है? इसको क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, राइट? हैंस क्रेब्स इसको डिस्कवर किया था, द साइंटिस्ट हैंस क्रेब्स इसको डिस्कवर किया था, उनका नाम से इसको क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं एंड टीसीए साइकिल भी बोलते हैं। टीसीए क्यों इसको बोलते हैं? व्हाई टीसीए? देखो इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट है साइट्रेट, यहां पे अगर देखोगे साइट्रेट में टीसीए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब क्या? COOH, राइट? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहां पे देखो कितना कार्बोक्सिलिक ग्रुप है? 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, 1 2 3, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो ये जो टीसीए साइकिल इसका नाम हुआ है बिकॉज साइट्रेट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस साइकिल, citrate is the first product of this cycle, and in citrate there are 3 carboxylic group. That's why the name is tricarboxylic acid cycle, TCA. Understood? That's why the name is TCA, because tricarboxylic acid, TCA, right? Okay, fine. अब आ जाओ, मैं जो कंसेप्ट यहाँ पे डेवलप कर रहा था यहाँ पे आ जाओ। देखो तो मैं बोल रहा था कि ऑक्सल एसीटेट में 4 कार्बन है, एसिटाइल कोए में 2 कार्बन है। पहला प्रोडक्ट हो गया साइट्रेट जहां पे है 6 कार्बन। ओके फाइन, ये तो हो गया। अब हम लोग को पता चला कि पूरे टीसीए साइकिल में 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप है, 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप है। देखो 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप है। अब एक बात बताओ, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा आपके ऊपर, ये जो 2 कार्बोक्सिल ग्रुप जो निकल रहे हैं, मैं कुछ ऑप्शन दे रहा हूं, ये जो दो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है मतलब क्या? 2 कार्बन निकल रहे हैं, राइट? 2 कार्बन निकल रहे हैं। अब देखो कैसे इसको डिफाइन करोगे। देखो आपका जो टीसीए साइकिल है, ये तो फर्स्ट प्रोडक्ट, तो एंड प्रोडक्ट क्या होगा? ऑक्सल एसीटेट। टीसीए साइकिल का एंड प्रोडक्ट, ऐसे ही वो साइकिल है, इसका एंड प्रोडक्ट नहीं मानते। मैं फिर से बता रहा हूं कि जो एंड इसका जो लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप में क्या फॉर्म होता है? ऑक्सल एसीटेट। ऑक्सल एसीटेट में कितना कार्बन है? 4 कार्बन। आप सोचो आपका प्रोसेस शुरू हो रहा है 6 कार्बन से, मतलब 4 ऑक्सल एसीटेट से, 2 एसिटाइल कोए से, 6 से शुरू हो रहा है, एंड जब प्रोसेस खत्म हो रहा है 4 कार्बन से खत्म हो रहा है। इसका मतलब 2 कार्बन रिलीज हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यू आर बिगिनिंग द साइकिल विथ 6 कार्बन एंड यू आर एंडिंग विथ 4 कार्बन, so it is obvious that you are losing 2 carbons, right? It is obvious. And where are those 2 carbons? In the form of CO2. In the form of CO2. एक CO2 मतलब क्या है? एक कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कितना कार्बन है? 1 कार्बन। 2 कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कितना कार्बन है? 2 कार्बन। So in a process which begins with 6 carbon and ends with 4 carbon, so basically you are losing 2 carbons, right? And it is obvious that you are losing 2 carbons in the form of carbon dioxide. आप 2 कार्बन रिलीज कर रहे हो in the form of carbon dioxide. Understood? This is understandable that yes, सर ये तो पता चल रहा है कि 6 कार्बन से हम लोग शुरू किए थे, 4 कार्बन पे हम लोग आ रहे, इसका मतलब 2 कार्बन बीच में हम लोग रिलीज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब इन द फॉर्म ऑफ रिमूवल ऑफ रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फाइन, बट दैट इज नॉट माय क्वेश्चन। ठीक है, दैट इज नॉट माय क्वेश्चन, दैट इज द प्रीएम्बल, दैट इज द बेस ऑफ द डिस्कशन। मेरा क्वेश्चन ये हो रहा है, ये जो 2 कार्बन रिलीज हो रहे हैं, कहां से आ रहे हैं 2 कार्बन? ये 2 कार्बन कहां से आ रहे हैं? मैं कुछ ऑप्शन दे रहा हूं। क्या दोनों कार्बन एसिटाइल ग्रुप से, एसिटाइल कोए से रिलीज होगा? क्या दोनों कार्बन ऑक्सल एसीटेट से रिलीज होगा? या एक कार्बन एसिटाइल कोए से रिलीज होगा, एक कार्बन ऑक्सल एसीटेट से रिलीज होगा? या तो ये जो टीसीए साइकिल का जो राउंड है, फर्स्ट राउंड में कुछ दूसरा कार्बन से रिलीज होगा, सेकेंड राउंड में और कुछ दूसरा कार्बन से रिलीज होगा। हैव यू अंडरस्टूड माय क्वेश्चन? मैं फिर से बता रहा हूं, देखो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है, एक कार्बन कहां से रिलीज हो रहा है? 2 कार्बन रिलीज हो रहा है, राइट?
आप शुरू कर रहे हो टोटल 6 कार्बन, 4 है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सैल एसीटेट, 2 है इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोए। तो ये जो 2 कार्बन रिलीज हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ CO2, ये कहां से रिलीज हो रहा है? मैं कुछ ऑप्शन दे रहा हूं, क्या दोनों एसिटाइल कोए से रिलीज हो रहे हैं, क्या दोनों ऑक्सैल एसीटेट से रिलीज हो रहे हैं, या वन फ्रॉम ऑक्सैल एसीटेट वन फ्रॉम एसिटाइल कोए, या तो इट डिपेंड्स ऑन एवरी राउंड ऑफ टीसी साइकिल, क्योंकि टीसी साइकिल राउंड में होता है, राइट? फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, तो ये डिपेंड करता है कौन सा राउंड में कहां से रिलीज होगा। ये 4 ऑप्शन। अंडरस्टूड द क्वेश्चन? नाउ कम टू द साइंस। ठीक है, कम टू द साइंस। देखो कितना आसान है चीज। हम लोग बात करें CO2 का। सिंपली सोचो, CO2 हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं CO2, राइट? CO2 ऐसे लिखते हैं। अब सोचो ऑक्सैल एसीटेट, ऑक्सैल एसीटेट, एंड यहां पे है एसिटाइल कोए, एसिटाइल कोए CH3COS राइट? दिस इज एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए का स्ट्रक्चर है ये CH3COA, राइट? अब देखो जहां पे स्ट्रक्चर बता रहा है CH3COA, तो यहां पे 2 कार्बन है, राइट? 1 2 2 कार्बन है। तो अब बताओ ये जो COS है, यहां से आपको COO मिल सकता है? नो। क्या ये जो CH3 है, यहां से आपको COO मिल सकता है? नो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं फिर से बोल रहा हूं, एसिटाइल कोए कैसे लिखते हैं? एसिटाइल कोए CH3COS राइट? यहां पे 2 कार्बन है, एक कार्बन, राइट? अब बताओ आपको रिलीज करना है COO, क्या COO आपको यहां से मिल सकते हैं? क्या COO आपको CH3 से मिल सकता है? यहीं से नहीं मिलेगा। COO cannot come from CO, COO cannot come from CH3. So आंसर क्या है? ये जो 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, both the carbon will come from oxaloacetate. Understood? Neither of the carbon will be released from acetyl CoA. So पूरा अभी फंडा बता रहा हूं, देखो जब पूरा साइकिल खत्म होगा, इसका कितना कार्बन से शुरू हो रहा था? 4 कार्बन से शुरू हो रहा था, राइट? ये शुरू हो रहा था 4 कार्बन से। तो यहां पे जो 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा, यहां पे रहेगा 2 कार्बन, और इसका तो 2 कार्बन इंटैक्ट है, इसका 2 कार्बन, इसका 2 कार्बन, दोनों मिला के जो 4 कार्बन होगा, दैट विल बी द लास्ट प्रोडक्ट, दैट इज ऑक्सaloacetate. सो ये जो सिंगल राउंड हो रहा है ऑक्सaloacetate का, ये जो जब शुरू हो रहा है ऑक्सaloacetate एंड एसिटाइल कोए से, जब पूरा एक साइकिल खत्म होगा, फाइनली फिर ऑक्सaloacetate बनेगा, राइट? तो जब पूरा स्टेप खत्म होगा, पूरा स्टेप में इसका 4 कार्बन था, यही से 2 रिलीज हो जाएगा। तो ये जो फाइनल ऑक्सaloacetate बन रहा है, यहां पे 2 कार्बन आएगा अपने वाला 2 कार्बन रह जाएगा, और बाकी 2 आएगा एसिटाइल कोए से, क्योंकि जो ऑक्सaloacetate जो पहले से शुरू हुआ था, उसका जो 2 डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप हुआ, दोनों डीकार्बोक्सिलेशन मतलब दोनों कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हुआ, ऑक्सaloacetate से रिलीज हुआ। अंडरस्टूड नाउ? तो यहां पे जो 4 कार्बन होगा, इसका 2 कार्बन रहेगा अपना वाला, एंड 2 आएगा एसिटाइल कोए से। नाउ आर यू गेटिंग द हीट ऑफ this air? Are you getting the heat of IIT JAM? This is the way how questions will be asked. Understood? It is not about simply memorizing this citrate, isocitrate, alpha ketoglutarate. आप 1000 बार पढ़े हो, स्कूल से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी तक 1000 बार पढ़े हो, राइट? But the way I put my first focus, exactly your approach should be at this level. Otherwise, you cannot solve any single question on TC cycle. Understood? So this is the way you have to develop your approach. कि कहां से रिलीज हो रहा है, क्यों उधर से रिलीज नहीं होगा, राइट? बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एनीवे, चलो आप डिस्कशन पे। अच्छा, इसका जो टोटल मैं यहां पे बोल रहा था, 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, राइट? अब पूरा प्रोसेस में आप देखोगे 3 NADH रिलीज होगा, 1 FADH2, 1 GTP, राइट? सबको पता है, ये चीज सबको पता है। ओके, नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो पूरा टीसी साइकिल है, इसका रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा है? रेट लिमिटिंग स्टेप देखो, यहाँ पे लिखा है
Which one is the rate limiting step? Rate limiting step है फर्स्ट स्टेप, साइट्रेट सिंथेज वाला. साइट्रेट सिंथेज जो है that is the first step and that is the rate limiting step of the whole TCA cycle. So please remember, of the whole TCA cycle, the rate limiting step. Rate limiting step means, how will you define the rate limiting step? The slowest step. Rate limiting step means the slowest step. Understood? The slowest step is actually known as rate limiting step. ओके, सो आपको ये चीज याद रखना है कि रेट लिमिटिंग स्टेप है साइट्रेट सिंथेज. ओके, अच्छा, बाकी सारा जो चीज है यहाँ पे क्या देखना है, बाकी सारा जो चीज यहाँ पे क्या देखना है मैं बता रहा हूं. देखो, कुछ जगह पे डबल लाइन है, कुछ जगह पे सिंगल लाइन है, राइट? जैसे हम लोग ग्लाइकोलिसिस का केस में किए थे. तो ये जो सब सिंगल लाइन है, दैट मीन्स दिस स्टेप इज इरिवर्सिबल, मतलब ये सिर्फ फॉरवर्ड है, बैकवर्ड नहीं होगा, राइट? यहाँ पे दोनों साइड है, यहाँ पे दोनों साइड है, दोनों साइड है, दोनों साइड है, दोनों साइड है, बट दिस इज सिंगल साइड, दिस इज सिंगल साइड, दिस इज सिंगल साइड, दिस इज सिंगल साइड. ठीक है, समझ रहे हो? ओके, नेक्स्ट. अच्छा, ये जो दो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा था, कहां से रिलीज हो रहा था एक बार देख लो. एक तो है आइसोसाइटेट टू अल्फा केटोग्लूटारेट, मतलब आइसोसाइटेट डिहाइड्रोजनेज मीडिएटेड वाला स्टेप. दूसरा अल्फा केटोग्लूटारेट टू सक्सिनाइल कोए, यहाँ पे भी रिलीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? तो दिस इज अल्फा केटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज. ये जो दोनों डिहाइड्रोजनेज वाला स्टेप है, दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है. अंडरस्टूड? तो डेफिनेटली दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग. मैं बता रहा हूं आपको, ये चीज मेमोरी वाला पार्ट है कि हाँ, कौन सा स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है एंड उसमें कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है. सो प्लीज रिमेंबर दैट. ओके, फाइन. अब देखो, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं स्टेप वाइज. ओके, तो जो पहला स्टेप है मैं बता रहा था, पायरुवेट टू एसिटाइल कोए, ये पहला स्टेप, राइट? अच्छा, इस एक बात देख लो, ये जो स्टेप है पायरुवेट टू एसिटाइल कोए, यहाँ पे एक चीज देखो, ये यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 3 एंजाइम इन्वॉल्व है. यहाँ पे सिंगल एंजाइम नहीं है, यहाँ पे 3 एंजाइम इन्वॉल्व है, इसीलिए इसका नाम दिया गया पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे 3 एंजाइम इन्वॉल्व है. उसका नाम है E1, E2 एंड E3. E1, E2 एंड E3 तीनों एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व है. ठीक है, अच्छा, यहाँ पे देखो क्या क्या चीज और हो रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस होल प्रोसेस इज हाईली एक्सर्गेनिक, हाईली एक्सर्गेनिक, राइट? क्योंकि यहाँ पे डेल्जी वैल्यू नेगेटिव है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन दिस विल गो डेफिनेटली वेरी गुड. डेल्जी वैल्यू मतलब नेगेटिव डेल्जी वैल्यू, सो इट इज एक्सर्गेनिक, दिस विल गो फॉरवर्ड रिएक्शन. ओके, नाउ अच्छा, रिएक्शन दो टाइप हो सकता है, डेल्जी प्लस, डेल्जी माइनस. डेल्जी माइनस मतलब एक्सर्गेनिक, डेल्जी प्लस मतलब एंडरगेनिक, राइट? वन है डेल्जी माइनस, डेल्जी माइनस, डेल्जी प्लस. डेल्जी माइनस जो है एक्सर्गेनिक, डेल्जी प्लस जो है एंडरगेनिक, राइट? एंडरगेनिक. ओके, फाइन. तो डेल्जी माइनस अगर हुआ तो रिएक्शन जाएगा, अगर डेल्जी माइनस हो तो रिएक्शन ऐसे जाएगा, अगर डेल्जी प्लस हो रहा है तो ऐसे आ जाएगा. अंडरस्टूड द बेसिक डिफरेंस? इसीलिए हमेशा एक चीज याद रखो, किसी भी स्टेप में अगर डेल्जी वैल्यू नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर डेल्जी वैल्यू पॉजिटिव हो रहा है तो रिवर्स रिएक्शन. अंडरस्टूड बेसिक थिंग? ओके, फाइन. अच्छा, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज डिस्कस करना है. देखो, ये जो स्टेप है, दिस स्टेप इज इन्वॉल्व विद सो मेनी थिंग्स. फर्स्ट, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा. यहाँ पे देखो, ये जो पायरुवेट है, पायरुवेट में कितना कार्बन है? 3 कार्बन, CH3CO C+O. देखो, ये जो C+O रिलीज हो रहा है, कहाँ से रिलीज हो रहा है? यहाँ से रिलीज हो रहा है. सो दैट इट विल बिकम CH3CO. ये जो CH3CO है, यहाँ पे जो CH3CO है, दिस विल रिमेन सेम. यहाँ पे सिर्फ A हट गया, यहाँ पे कोए आ जाएगा, कोए यहाँ पे आ जाएगा एक्स्ट्रा. देखो, कोए आ जाएगा, कोए यहाँ पे आ रहे हैं, कोए यहाँ पे ऐड होगा. ठीक है, सो ये जो प्रोसेस है, यहाँ पे टोटल 3 स्टेप हो रहे हैं. नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा. नंबर 2, कोए का ऐड होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ कोए. नंबर 3, डिहाइड्रोजनेज, NAD+ टू NADH. मैं फिर से बता रहा हूं, ये जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे 3 एंजाइम इन्वॉल्व है. 3 एंजाइम का अलग अलग रोल है, मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा. तीनों एंजाइम का अलग अलग रोल है एंड अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा? पायरुवेट टू एसिटाइल को मिलेगा, राइट? अच्छा, ये जो पायरुवेट टू एसिटाइल को मिल रहे हैं, इस स्टेप में देयर आर 3 थिंग्स व्हिच आर इन्वॉल्व. नंबर 1, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. नंबर 2, इंट्रोडक्शन ऑफ कोए. नंबर 3,
NAD+ टू NADH, डिहाइड्रोजनेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। सो यहाँ पे 3 चीज हो रहे हैं एंड 3 चीज के लिए तीनों अलग अलग एंजाइम है, E1, E2 एंड E3, राइट। तो चलिए देखते हैं, देखो मैं जिसका बात कर रहा था E1, E2 एंड E3। एक्चुअली E1, E2, E3 है क्या, आप देखो। E1 है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, E1 है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, E2 है डाइहाइड्रोलाइपोइल ट्रांसएसिटाइलेज, डाइहाइड्रोलाइपोइल ट्रांसएसिटाइलेज, E3 है डाइहाइड्रोलाइपोइल डिहाइड्रोजिनेज, DH मतलब डिहाइड्रोजिनेज, DH मतलब डिहाइड्रोजिनेज, राइट, डिहाइड्रोजिनेज। So dihydrolipoyl dehydrogenase, dihydrolipoyl transacetylase and pyruvate dehydrogenase। तो यहां से आपको फर्स्ट क्वेश्चन मिलेगा क्या, which of the following enzyme is not a part of pyruvate dehydrogenase complex? Your options are pyruvate dehydrogenase, pyruvate transacetylase, dihydrolipoyl transacetylase and dihydrolipoyl dehydrogenase। आंसर क्या होगा, डाइहाइड्रोलाइपोल डिहाइड्रोजिनेज, दैट इज नॉट देयर, राइट। मैं सिर्फ एक ऑप्शन जनरेट किया आपके लिए, राइट, ओके। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम्स कोरिस्पॉन्ड्स टू E1, E2 एंड E3। गॉट माय पॉइंट, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, दूसरा चीज जो है वो है कोफैक्टर्स और को सब्सटेंस। यहाँ पे हर एक जो एंजाइम है इसका कोफैक्टर है, इसका कोफैक्टर क्या है, TPP, थायमिन पायरोफॉस्फेट। इसका कोफैक्टर क्या है, लाइपोइक एसिड, कोएंजाइम A। इसका कोफैक्टर क्या है, FAD, NAD+, दीज आर द कोफैक्टर्स, ठीक है। दिस ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि इस स्लाइड से बहुत क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, मैं बता रहा हूं, बहुत क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट अब देखो, मैं रिएक्शन के बारे में बता रहा था। ये जो E1 मतलब पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज इज इन्वॉल्व्ड इन रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मैं आपको क्या बता रहा था, 3 चीज है। नंबर 1 देखो एंजाइम, दूसरा है प्रोडक्ट। सो फर्स्ट एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज इज इन्वॉल्व्ड इन रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। E2 dihydrolipoyl transacetylase is involved in production of acetyl CoA. Next, dihydrolipoyl dehydrogenase that is involved in production of NADH. So 3 अलग अलग एंजाइम is responsible for 3 अलग अलग प्रोडक्ट। अंडरस्टूड। यहाँ पे जो रिएक्शन टाइप है वो भी बताया कि कैसे कर रहा है। मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल E1, इसका एक्चुअली उतना जरूरत नहीं है, उतना जरूरत नहीं, क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है, फिर भी मैं बता रहा हूं फॉर योर क्यूरियोसिटी। देखो कैसे होता है। फर्स्ट द नंबर 1 डीकार्बोक्सिलेट्स पायरुवेट विथ TPP। कैसे करता है, जो एंजाइम है दैट डीकार्बोक्सिलेट पायरुवेट विथ TPP, then it will transfer the substrate to lipomide which oxidizes substrates into acetyl group and finally reduce the lipomide into dihydrolipomide. This is total reaction, I mean, you know, a total organic reaction. This is totally organic reaction. This is totally organic reaction. If you are curious to know, you can study or else you can leave this part, because यहाँ से क्वेश्चन जनरली नहीं आता है। क्वेश्चन आता है कहाँ से, ये सब एंजाइम का क्या नाम है, उसका कोफैक्टर क्या है, and whether they are involved in which type of product, which enzyme is involved with which type of product. That is the most important questions you will face in the exam. Okay, तो ये जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है, डिटेल इनटू द ऑर्गेनिक मैकेनिज्म, दिस इज टोटल मैकेनिज्म. They don't ask any question from mechanism. Let me tell you very honestly. So no need to get panic for this, but you can definitely remember cofactors, their products, and the name of the enzymes. Understood? Okay. अब देखो, एक स्लाइड है, मैं आपको बता रहा हूं. इस स्लाइड से I can tell you across any examination in India, इस स्लाइड से कम 100+ क्वेश्चन जनरेट हुआ है, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया across formats. I solved previous question of CESA NET more than 20 years. I solved DBT JRF question paper more than 15 years. I solved GATE questions paper more than 15 years. I solved IIT JAM question paper more than 12-13 years. I have seen questions from this particular slide for more than 100 times. Okay? So, this is the importance of this slide. Even though this slide is not a part of TC cycle, of course, this slide is not a part of TC cycle, but क्योंकि ये जो क्वेश्चन है TC साइकिल से रिलेटेड है, इसलिए इस स्लाइड को मैंने यहां से
लाया, क्योंकि हमको पता है यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। आई नो फ्रॉम वेयर द क्वेश्चन आर आस्क्ड, इसलिए जानबूझ के मैंने यहाँ पे रखा ये स्लाइड को, ठीक है, एक बार देख लो। अच्छा, क्या है आपका बायोलॉजिकल साइंस में मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेटाबॉलिक पाथवेज में बहुत टाइप ऑफ इंटरेक्शन, बहुत टाइप ऑफ रिएक्शंस यू विल कम अक्रॉस, लाइक फॉर एन एग्जांपल लेट्स से डीकार्बोक्सिलेशन, redox reaction, amino group transfer, redox reaction, acyl group transfer, कार्बोक्सिलेशन, ऐसे बहुत सारे जो ये रिएक्शन टाइप, ये जो रिएक्शन टाइप है, ऐसे रिएक्शन टाइप के साथ हम लोग फैमिलियर है, हम लोग को पता है ऐसे रिएक्शन होता है बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल का जो मेटाबॉलिज्म है, राइट, मेटाबॉलिज्म पाथवे में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे कोएंजाइम है जो कि हेल्प करता है ये सब रिएक्शन में, मतलब ये सब रिएक्शन में जो सब एंजाइम इन्वॉल्व होता है उस एंजाइम को हेल्प करते हैं, दीज आर द द कोफैक्टर्स और कोएंजाइम्स, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर दे कम फ्रॉम विटामिन, दैट्स व्हाई विटामिन इज सो इंपॉर्टेंट फॉर अस, व्हाई, बिकॉज विटामिन से आपको कोफैक्टर मिलेगा, विटामिन से आपको कोएंजाइम्स मिलेगा जो कि एंजाइम को एक्टिवेट करने में हेल्प करेगा, जो कि एंजाइम का प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करेगा। देखो एक बार फॉर एन एग्जांपल B1 थायमिन से आपको क्या मिलेगा, TPP, राइट, TPP दैट इज इन्वॉल्व इन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, राइट। देखो मैं एक स्लाइड पीछे बस प्रीवियस कर रहा हूं, देखो यहाँ पे TPP था, राइट, समझ रहे हो, TPP इज इन्वॉल्व इन डीकार्बोक्सिलेशन। देखो मैं और एक स्लाइड बैक कर रहा हूं, देखो यहाँ पे देखो TPP, समझ रहे हो, TPP इन्वॉल्व है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज के लिए, यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, अंडरस्टूड। इसलिए विटामिन आर सो इंपॉर्टेंट, आर गेटिंग माय पॉइंट, विटामिन व्हाई विटामिन आर सो इंपॉर्टेंट। ओके, सिमिलरली देखो राइबोफ्लेविन B2, FAD एंड FMN, ठीक है। नेक्स्ट पायरोडॉक्सिन, pyridoxal phosphate, pyridoxal pyrophosphate, nicotinic acid NAD+, NADP, pantothenic acid coenzyme A, biotin, biocytin, folic acid, tetrahydrofolic acid, THF, tetrahydrofolic acid, vitamin B12, deoxyadenosine cobalamin। सो ये जो विटामिन का लिस्ट है एंड उसका कोरेस्पॉन्डिंग एंजाइम कोएंजाइम फॉर्म है, दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन मेनी ऑफ दिस रिएक्शंस एंड दीज रिएक्शंस आर सो मच कॉमन इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। आप किसी भी मेटाबॉलिज्म का बात कर लो, चाहे वो ग्लाइकोलिसिस हो, चाहे वो TC साइकिल हो, चाहे वो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन हो, कुछ भी हो, देयर आर सो मेनी इंटरेक्शंस इन्वॉल्व। वहां पे एक ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप, वहां पे 10 स्टेप्स, तो हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ तो होगा रिएक्शन टाइप, तो वहां पे कुछ ना कुछ ये जो कोएंजाइम फॉर्म में विटामिन से जाएगा ये, दैट्स व्हाई विटामिन्स आर सो इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, अंडरस्टूड। अब देखो मैं यहाँ पे एक चीज बताऊंगा, हम लोग एसिटाइल कोई का बात कर रहे थे, राइट। एक बार देखो ये है CH3COCOOH, ये है पायरुवेट, यहाँ से जब CO2 रिलीज हो जाएगा तो दिस विल बिकम CH3CO, फिर यहाँ पे कोए आएगा, यहाँ पे कोए आएगा, सो CH3COS COA, so this will become acetyl CoA, right, this will become acetyl CoA। अब देखो मैं बता रहा हूँ, बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ, मैं जब ग्रेजुएशन में था, ठीक है, मैं जब ग्रेजुएशन में था, हमको लगता था कि पायरुवेट से एसिटाइल CoA बन रहा है, बस एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया तो एसिटाइल CoA भी वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल, ठीक है, क्योंकि पायरुवेट एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सिर्फ 3 कार्बन है, वहां से एक कार्बन निकल गया इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटाइल CoA रहेगा, बहुत छोटा होगा मॉलिक्यूल, राइट, क्योंकि वो फिर ऑक्सियल एसीटेट के साथ जोड़ के साइट्रेट बनेगा, राइट। So when I was in graduation like many of you, I used to think acetyl CoA molecule will be very small, and it will be smaller compared to pyruvate at least, क्योंकि pyruvate में 3 कार्बन है, वहां से एक कार्बन निकाल रहे हो आप, सिर्फ एसिटाइल CoA आपको मिलेगा, तो 2 कार्बन वाला है, तो वो तो छोटा ही होगा,
राइट। अब देखो एसिटाइल कोए कितना बड़ा मॉलिक्यूल है, यू कांट इवन इमेजिन हाउ बिग दिस एसिटाइल कोए इज। थिंक, लुक एट दिस। देखो एसिटाइल कोए में देखो क्या लिखा है, एसिटाइल कोए। अब यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे देख लो, ए एसिटाइल ग्रुप CH3CO, दिस इज एसिटाइल ग्रुप, राइट, दिस इज एसिटाइल CH3CO। ये तो छोटा है, CH3CO छोटा है, बट जब यहाँ पे कोए आएगा, वो देखो कितना बड़ा है कोए तब आपको पता चलेगा। देखो तो ये जो छोटा वाला पार्ट है ना SCOA, तो इट विल बिकम CH3CO SCOA, राइट। तो जो मैंने यहाँ पे लिखा SCOA, देखो ये जो SCOA है, अब देखो यहाँ पे SCOA कितना बड़ा है। यहाँ पे मैंने क्या चीज लिखा, ये टोटल स्ट्रक्चर जो है ये है SCOA का, कोएंजाइम A का टोटल स्ट्रक्चर। इसमें 3 पार्ट है। क्या क्या पार्ट है? एक है बीटा मार्कअप टू इथाइलामाइन, दूसरा है पेंटोथेनिक एसिड, तीसरा है 3' फॉस्फोएडेनोसिन डाइफॉस्फेट। अंडरस्टूड? इतना बड़ा है कोएंजाइम A। फिर से देख लो, बीटा मार्कअप टू इथाइलामाइन, पेंटोथेनिक एसिड, 3' फॉस्फोएडेनोसिन डाइफॉस्फेट, इतना बड़ा है कोएंजाइम A। तो इतना बड़ा कोएंजाइम A, देखो अब देखो यहां पे सिर्फ CH3CO ये है एसिटाइल ग्रुप, अंडरस्टूड? CH3CO है, दिस इज एसिटाइल ग्रुप, और बाकी है जो इतना बड़ा पार्ट है, दिस इज कोएंजाइम A। When this part will be added to CH3CO, whole will become acetyl CoA। देखो क्या क्या है इसमें, बीटा मार्कअप इथाइलामाइन, पेंटोथेनिक एसिड, 3' 5' ADP, अंडरस्टूड? ये तीनों चीज मिला के आपका होगा कोए। So this CoA will be attached to acetyl group so that it will become acetyl CoA। अंडरस्टूड? अब मैं बता रहा हूं क्या क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आएगा, which of the following molecule, which of the following compound is not a part of acetyl CoA? Which of the following compound is not a part of acetyl CoA? Your options are beta markup ethylamine, pantothenic acid, ADP and ATP। Understood? तो आप तो आसमान से गिर जाओगे क्वेश्चन देख के। ऐसे क्वेश्चन तो कभी पढ़ा नहीं कि which of the following molecule is not a part of acetyl CoA। वहां पे ऑप्शन क्या आ रहा है, बीटा मार्कअप इथाइलामाइन, पेंटोथेनिक एसिड, ADP एंड ATP। तो बहुत सारे स्टूडेंट को तो झटका लगेगा, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि क्वेश्चन गलत है सर, क्या क्वेश्चन दे दिया, एसिटाइल कोई के अंदर इतना सारा चीज कैसे आ सकता है, राइट? अंडरस्टूड? दिस इज द लेवल ऑफ CSIR, दिस इज द लेवल ऑफ IIT JAM। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो आप जब पढ़ रहे हो टीसी साइकिल, डोंट ट्राई टू मेमोराइज द फैक्ट, यू शुड एंटिसिपेट फ्रॉम वेयर यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन। मैं बता रहा हूं, इसीलिए देखो ये जो चीज यहाँ पे है, जनरली ये चीज टीसी साइकिल में नहीं आता है, राइट? आप पढ़े हो शायद टीसी साइकिल में चीज पढ़े हो, यू विल नॉट स्टडी, राइट? बट मैं जानबूझ के यहाँ पे रखा, क्यों? क्योंकि मैं जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, यहां से हमको बहुत सारे क्वेश्चन मिला, इसलिए मैंने रखा इसको, क्योंकि आई नो फ्रॉम दीज आर द प्लेसेस फ्रॉम वेयर यू विल गेट क्वेश्चन। अंडरस्टूड? ओके, अब चलो फिर से साइकिल पे आ जाओ, वापस आ जाओ साइकिल पे, देखो एक बार। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो NADH प्रोड्यूस हो रहे हैं कि कौन कौन से स्टेप से हो रहे हो, राइट? एक तो हो रहा है आइसोसाइटेट डिहाइड्रोजिनेज में, दूसरा हो रहा है अल्फा कीटोग्लिसराइड डिहाइड्रोजिनेज में, राइट? तीसरा होगा मैलेट डिहाइड्रोजिनेज में। तो बेसिकली 3 NADH, यू विल गेट 3 NADH। नेक्स्ट दूसरा आपको FADH2 भी मिलेगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 यहाँ पे भी मिलेगा, राइट? एंड यहाँ पे भी एक GTP मिल रहा है, एंड जो कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है। जैसे 2 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन हम लोग देखे थे ग्लाइकोलिसिस में हम लोग 2 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन देखे थे। टीसी साइकिल में हम लोग को एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन देखने को मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ GTP, राइट? अच्छा, यहाँ पे आ जाओ, जब हम लोग ATP कैलकुलेट करेंगे, कितना ATP हो रहा है जब हम लोग ATP कैलकुलेट करेंगे, देखो पायरुवेट से जब एसिटाइल कोए बन रहा था,
पायरुवेट से जब एसिटाइल कोई बन रहा था वहां पे भी 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH रिलीज हो रहा था, राइट। तो अगर पायरुवेट से पूरा साइकिल को कंसीडर करोगे कितना NADH हो रहा है रिलीज, कितना NADH कंसीडर करोगे? एक तो है पायरुवेट टू एसिटाइल कोए, राइट, यहां पे होगा एक NADH, राइट। नेक्स्ट दूसरा है आपका TCA साइकिल। TCA साइकिल में क्या क्या होगा? यहां पे होगा 3 NADH, 1 FADH2, 1 GTP, राइट, अंडरस्टूड। तो कैलकुलेट करो, NADH से आपको कितना मिलेगा ATP? 3 ATP मिलेगा। यहाँ पे कितना मिलेगा? 3 इंटू 3 9 ATP। यहाँ पे कितना मिलेगा? 2 ATP, एंड यहाँ पे तो 1 है। दिस इज इक्विवेलेंट टू ATP, GTP इज इक्विवेलेंट टू ATP। तो यहाँ पे टोटल कितना ATP हो रहा है? 9। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट शायद ऐसे सोच रहे हो कि सर किताब में तो लिखा है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH इज इक्विवेलेंट टू 2.5 नॉट 3, राइट। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूजन का कोई बात नहीं है। यू कैन कंसिडर 2.5 ऑल्सो, यू कैन कंसिडर 3 ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। योर ऑप्शन विल बी अकॉर्डिंगली। ऑप्शन में दो चीज नहीं दिया रहेगा, या तो 2.5 के हिसाब से दिया रहेगा या तो 3 के हिसाब से दिया रहेगा। आई एम 100% श्योर देयर विल बी नो ऑप्शन 1 फॉर अकॉर्डिंग टू द 3, 1 फॉर अकॉर्डिंग टू 2.5. No, this will never happen. Let me tell you with 100% confidence. Are you getting my point? तो ये जो कैलकुलेशन मैं बता रहा हूं, चाहे यहाँ पे आप NADH की जगह 2.5 ले सकते हो, FADH2 की जगह 1.5 लेके कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो MCQ में जो ऑप्शन रहेगा या तो 2.5 के बेसिस पे रहेगा या तो 3 के बेसिस पे रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे दोनों का बेसिस पे नहीं रहेगा, दैट इज फॉर 100% श्योर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इतना कंफ्यूजन का बात नहीं है कि सर अगर 3 रहेगा एंड 2.5 दोनों अगर रहेगा तो मैं क्या करूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों रहेगा ही नहीं, क्योंकि पूरा दुनिया को पता है आप 2.5 को ही एक्चुअली हम लोग 3 मानते हैं, तो आप 2.5 भी करेक्ट है, 3 भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, ओके। एनीवे, अब यहाँ पे आ जाओ कितना ATP मिल रहा है। तो 9 + 3 12, 12 + 12 14 + 1 15, so you are actually getting 15 ATP। कहां से मिल रहा है 15 ATP? From pyruvate to TCA cycle. From pyruvate to TCA cycle in a single round you are getting 15 ATP, right? अब थोड़ा और बैक में चले जाओ, आपको एक्चुअली ग्लाइकोलिसिस में कितना पायरुवेट मिलता है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट मिलता है, राइट। ये जो पूरा कैलकुलेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल पायरुवेट, आपको सिंगल ग्लूकोज से जब पायरुवेट बन रहा है, सिंगल ग्लूकोज से कितना पायरुवेट मिलेगा? ग्लाइकोलिसिस में 2 पायरुवेट मिलेगा। तो सिंगल पायरुवेट से अगर आपको 15 ATP मिल रहा है तो दोनों पायरुवेट से आपको कितना मिलेगा? 30 ATP मिलेगा, राइट। सो यू विल एक्चुअली गेट 30 ATP ओनली इन TCA साइकिल, ओनली इन TCA साइकिल, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं? ऑक्सीजन प्रेजेंट है, क्यों? क्योंकि पायरुवेट से हम लोग एसिटाइल को कंसीडर कर रहे हैं, राइट। तो जब आप पायरुवेट से एसिटाइल को कंसीडर कर रहे हो एंड पूरा यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हो थ्रू ETC, डेफिनेटली ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। अब सोचो ग्लाइकोलिसिस में आपको कितना ATP मिल रहा था? व्हेन ऑक्सीजन वाज प्रेजेंट, व्हेन ऑक्सीजन वाज प्रेजेंट आपको कितना ATP मिल रहा था? 8 ATP मिल रहा था, राइट। 8 ATP मिल रहा था ग्लाइकोलिसिस में। सो 8 + 30 विल बिकम 38, अंडरस्टूड? इस +8 हो जाएगा, दिस विल कम फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस, तो टोटल विल बी 38। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? टोटल विल बी 38। क्या टोटल 38 है? फिर से मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज विथ कंप्लीट ऑक्सीडेशन, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज विथ कंप्लीट ऑक्सीडेशन will result how many molecules of ATP? Your answer will be 38. Your answer can be 36 also. How many of you are thinking about 36? Please raise your hand. I'm not able to see. I'm very sorry for that. Anyway, so those who are thinking 36, they are also correct. And those who are telling 38, they are also correct. Now the question is, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन है कि सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज थ्रू कंप्लीट ऑक्सीडेशन कितना मॉलिक्यूल ऑफ ATP दे सकता है? आंसर 36 होगा या 38 होगा?
कौन सा करेक्ट है? आई एम श्योर फ्रॉम स्कूल डेज you have studied these questions in many NEET exam, right? Medical exams. And I'm sure in many book you have come across with 36. In many book you have come across with 38. Now the question is, I really don't know how many of you are actually sure why is it so that both are correct. हो सकता है कि कभी आप आपस में लड़ जाते हो दोस्त में, राइट? कोई बोलते नहीं 38 सही नहीं होगा, 36 ही होगा, कोई बोलते नहीं 36 नहीं 38 ही होगा. Have you ever fought? आपस में कभी झगड़ते हो इसको लेके कि नहीं सर 36 ही करेक्ट होगा, नहीं कोई बोलते नहीं सर 38 ही करेक्ट होगा. Did you fight regarding 36 or 38? Right? We will not fight anymore here. We will end the fight here. Okay? After a couple of slides, I will show you both are correct. And I will prove that both the answer 36 and 38 both are correct. How both are correct? I will explain today. So please wait for that. Okay? अच्छा, so यहाँ पे मैंने बता दिया कि एटीपी कैलकुलेशन क्या हो रहा है, राइट? अच्छा, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे देखो. यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर एक जो स्टेप है टीसीएस साइकिल का, जो हर एक स्टेप है, कौन सा स्टेप कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है वो भी आपको जानना जरूरी है. ठीक है? कैसे? मान लीजिए मैं बता रहा हूं, देखो एसिटाइल कोए टू साइट्रेट, फर्स्ट स्टेप मतलब एसिटाइल कोए प्लस ऑक्सैलोएसिटेट टू साइट्रेट, देन साइट्रेट टू एकोनाइट्रेट, सिस एकोनाइट्रेट टू आइसोसाइट्रेट, लाइक दैट, आइसोसाइट्रेट टू अल्फा केटोग्लूटारेट. एंड इसका एंजाइम का भी नाम दिया हुआ है, राइट? तो ये जो पार्ट है यहाँ पे देखो टाइप ऑफ रिएक्शन. यहाँ पे ए फर्स्ट स्टेप देखो एसिटाइल कोए टू साइट्रेट, यहाँ पे लिखा है ए मतलब क्या? अब देखो ए मतलब कंडेंसेशन, ये मतलब कंडेंसेशन. दूसरा साइट्रेट टू आइसोसाइट्रेट भाया सिस एकोनाइट्रेट, राइट? यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में है बी, सेकंड स्टेप में है सी. बी में क्या? डिहाइड्रेशन. सी में क्या? हाइड्रेशन. नेक्स्ट स्टेप आइसोसाइट्रेट टू अल्फा केटोग्लूटारेट, डी प्लस ई. डी मतलब डीकार्बोक्सिलेशन, ई मतलब ऑक्सीडेशन. क्योंकि जब ये जो डिहाइड्रोजनेज हो रहा है यहाँ पे एनएडीएच भी आ रहा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी हो रहा है, राइट? तो जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है सो इट विल बी डीकार्बोक्सिलेशन. जब NADH बन रहा है सो दिस इज ऑक्सीडेशन. अंडरस्टूड? ऐसे करके ये जो टाइप ऑफ रिएक्शन है इसको याद रखना है. यू हैव टू, देयर इज नो अदर वे. ठीक है? नेक्स्ट जो मैंने आपको पहले बोल रहा था कि ये जो टोटल साइकिल है इसमें से कुछ स्टेप है जो कि इरिवर्सिबल, मतलब ओनली वन वे फॉरवर्ड, ओनली फॉरवर्ड. देखो फर्स्ट स्टेप इरिवर्सिबल, सेकंड स्टेप इरिवर्सिबल साइट्रेट टू आइसोसाइट्रेट. देन यहाँ पे देखो अल्फा केटोग्लूटारेट टू सक्सिनिल कोए, डेल जी माइनस, ये भी इरिवर्सिबल. और बाकी जो सारा स्टेप है दीज आर ऑल रिवर्सिबल, मतलब दोनों साइड, इधर से भी हो सकता है उधर से भी हो सकता है. ठीक है? तो ये जो तीन स्टेप है irreversible, irreversible and irreversible, you have to memorize it. That what are the three steps which are irreversible in TCA cycle and same way irreversible in glycolysis. मेरा glycolysis का लेक्चर में भी मैंने यही चीज डिस्कस किया कि कौन सा स्टेप irreversible है एंड कौन सा स्टेप रिवर्सिबल है. ठीक है? अब देखो TCA साइकिल मैट्रिक्स बनाया मैंने आपके लिए. क्या मैट्रिक्स है? देखो सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट, एंजाइम. क्या? मान लीजिए ऑक्सैलोएसिटेट एंड एसिटाइल कोए, प्रोडक्ट क्या बन रहा है? साइट्रेट. एंजाइम क्या है? साइट्रेट सिंथेस. अब यहाँ पे मैंने रिएक्शन टाइप भी बता दिया आपके लिए, एंड यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज मैंने इनकॉर्पोरेट किया, वो है एंजाइम इनहिबिटर. दिस इज सो इंपॉर्टेंट, मैंने खुद टाइप करके बनाया चीज. देखो यहाँ पे कौन इनहिबिटर है? NADH, ATP, citrate, acetyl CoA. These are the inhibitors. They are the inhibitors of citrate synthase. Similarly, देखो citrate to isocytrate, इसका inhibitor है fluoroacetate. Fluoroacetate is the inhibitor of aconitase. Similarly, देखो ATP inhibitor, right? ये दोनों जो inhibitor है, किसका inhibitor है? आइसोसाइटेट डिहाइड्रोजनेज एंड आइसोसाइटेट डिहाइड्रोजनेज के इनहिबिटर है, राइट? देन देखो मैलोनेट, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है. मैलोनेट किसका इनहिबिटर है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, क्योंकि
इसका ये जो मैलोनेट है इसका स्ट्रक्चर सक्सिनेट की तरह है, सक्सिनेट की तरह है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर इट। तो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स हमने बनाया है, इस मैट्रिक्स से आपको क्या क्या चीज ध्यान में रखना है, ये तो आपको पता है कि सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट एंड एंजाइम, कौन सा सबस्ट्रेट से कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है थ्रू कौन सा एंजाइम, दिस इज नोन टू यू। बट जो बाकी दो जो पार्ट है, एक है एंजाइम इनहिबिटर एंड दूसरा है रिएक्शन टाइप, दीज टू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो प्लीज पे अटेंशन टू लास्ट टू कॉलम, ओके। नाउ हम लोग रेगुलेशन पे आएंगे, ठीक है। देखो जैसे हम लोग ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बताया था, यहाँ पे भी देखो ये जो एक्चुअल जो रेगुलेशन होगा, यहाँ पे एक्चुअल जो रेगुलेशन होगा, यहाँ पे टोटल 3 फैक्टर है। एक है प्रोडक्ट इनहिबिशन, अब देख रहे थे कि एटीपी acts as inhibitor, NADH acts as inhibitor, right? This is called product inhibition. Next, substrate availability. यहाँ पे कौन सा सबस्ट्रेट है? सबस्ट्रेट है आपका एसिटाइल कोए, एसिटाइल कोए से शुरू हो रहा है, राइट। सो एसिटाइल कोए का अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट, एलोस्टेरिक फीडबैक इनहिबिशन ऑफ द एंजाइम दैट कैटालाइज अर्ली स्टेप इन द साइकिल। कुछ एलोस्टेरिक फीडबैक इनहिबिटर भी है, वो भी इनहिबिट करते कुछ सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एंजाइम्स। तो ये है टोटल 3 फैक्टर्स थ्रू व्हिच टीसीए साइकिल विल बी रेगुलेटेड, राइट। चलिए आप डिटेल में स्टडी करते हैं। देखो फर्स्ट, इसका जो रेट लिमिटिंग स्टेप है, मैंने आपको पहले बताया था, साइट्रेट सिंथेसिस इज द रेट लिमिटिंग एंजाइम और रेट लिमिटिंग स्टेप। दूसरा, रेट कंट्रोलिंग एंजाइम्स, देखो, और रेगुलेटरी एंजाइम, इसको आप रेगुलेटरी एंजाइम भी बोल सकते हो, रेगुलेटरी एंजाइम भी बोल सकते हो, राइट। कौन कौन सा रेगुलेटरी एंजाइम है? साइट्रेट सिंथेस, आइसोसाइटेट डिहाइड्रोजनेज एंड अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज। These are the 3 important enzymes, 3 important regulatory enzymes of TCA cycle. So please remember it. Okay. Next, regulation by metabolic activities. क्या बताया था आपको? एक तो हो गया substrate in the form of acetyl CoA, then NAD+, then FAD. ये है इसका अवेलेबिलिटी, इसके अवेलेबिलिटी का बेसिस पे टीसी साइकिल रेगुलेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट इनहिबिशन, जिसके बारे में मैंने बताया था, देन एलोस्टेरिक इनहिबिशन, राइट, एंड सम अदर इंटरमीडिएट्स, इसके बारे में मैं बताऊंगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो है कैल्शियम। कैल्शियम का एक बहुत बड़ा इंफ्लुएंशियल रोल है ऑन टीसी साइकिल। मतलब अगर कैल्शियम का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो रहा है, it will influence TCA cycle, it will promote TCA cycle। कहां से? मैं आपको बता रहा हूं, देखो अब मैं पूरा डिटेल मैकेनिज्म बता रहा हूं, जो अभी बता रहा था, ठीक है। फर्स्ट, NADH NAD+ रेशियो which will come under respiratory control। यहाँ पे 3 चीज है, एक है रेस्पिरेटरी कंट्रोल, दूसरा है एनर्जेटिक कंट्रोल, तीसरा है सबस्ट्रेट कंट्रोल, ठीक है। मैंने अलग अलग लाइन पे यहाँ पे कर दिया। देखो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेटरी कंट्रोल, जो कि NADH डिवाइडेड बाय NAD+ रेशियो से किया जाता है, राइट। अच्छा, ये जब रेशियो होगा, अब एक बात बताओ, जब ETC मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब स्लो हो जाएगा, जब ETC स्लो हो जाएगा, देखो लिखा है यहाँ पे, इन अ सिचुएशन व्हेन ETC इज स्लोड, मतलब व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन द रेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इज स्लो, तब क्या होगा? ये जो NADH एंड FADH2 है, these will be accumulated। Why? क्योंकि आपका ETC शुरू होता है कहां से? आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन शुरू होता है NADH से, शुरू होता है FADH2 से, राइट। मतलब दे आर द इलेक्ट्रॉन डोनर्स। तो जब तक NADH नहीं जा रहे, जब तक FADH2 नहीं जा रहे, देन ETC शुरू ही नहीं होगा, राइट। अब देखो NADH कहां से बन रहा है? TCA साइकिल से बन रहा है, ग्लाइकोलाइसिस से भी बन रहा है, NADH दोनों साइड से बन रहा है, ग्लाइकोलाइसिस से भी बन रहा है, टीसी साइकिल से भी बन रहा है। बट ये जो NADH जो बन रहा है, दिस NADH शुड गो टू TCA साइड, दिस NADH शुड गो टू ETC। ETC में जाना है, तभी जाके NADH विल प्रोड्यूस ATP, राइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो NADH आपको ग्लाइकोलाइसिस से भी मिल रहा है, NADH आपको TCA साइकिल से भी मिल रहा है। बट ये जो NADH आपको मिल रहा है, दिस NADH शुड गो टू ETC नाउ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्यों? क्योंकि NADH कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। तो जब NADH इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तभी जाके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो प्रोसेस होगा, उसका थ्रू आपको ATP मिलेगा, राइट। अब सोचो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो
जो रेट है, मान लीजिए रेट इज स्लो, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का जो रेट है स्लो, तो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का रेट स्लो हो जाएगा देन NADH एंड FADH2 विल नॉट जॉइन ETC, क्योंकि उसका डिमांड कम है। ETC जब कम हो रहा है, ETC का जब रेट स्लो हो गया, इसका मतलब क्या, द डिमांड ऑफ NADH, द डिमांड ऑफ FADH2 इज लेस। तो जब NADH एंड FADH2 का डिमांड लेस हो गया, then what will happen to NADH and FADH2? They are coming from glycolysis and TC cycle only, right? आप बना रहे हो ग्लाइकोलाइसिस एंड TC साइकिल से, आप NADH बना रहे हो, आप NADH को जाना है ETC में, बट ETC का रेट स्लो हो गया, तो NADH कहां जाएगा, NADH यहीं पे एक्युमुलेट हो जाएगा, NADH का जो कंसेंट्रेशन है यहीं पे इंक्रीज हो जाएगा। अंडरस्टूड? जब NADH का कंसेंट्रेशन यहीं पे इंक्रीज हो जाएगा, देन it will not allow any further TC cycle. It will not allow any further glycolysis also. Are you getting a point? Why? क्योंकि glycolysis NADH से NADH, glycolysis and TC cycle से NADH बन रहा है, तो यही NADH ETC में जा रहे हैं। तो जब ETC नहीं ले रहे हैं NADH को, बोल रहे हैं कि मेरा प्रोसेस स्लो है, तब NADH का जरूरत क्या है, जरूरत ही नहीं है। तो जब NADH का जरूरत ही नहीं है, जब the demand is NADH is less, then why to produce more NADH? There is no point of producing NADH, right? That's why NADH will further down regulate, मतलब NADH will innovate TCA cycle. Understood? देखो, जब ये accumulate हो जाएगा, it is obvious that this ratio increases and thus alpha ketoglutarate dehydrogenase, isocyanated dehydrogenase are inhibited. These will be inhibited by NADH. Understood? Huge point of regulation. So this will come under respiratory control. Now we'll talk about energetic control, which will be calculated by either ATP by ADP or ATP by AMP. देखो, ATP by ADP और ATP by AMP, ये दो अलग अलग रेशियो है। दिस रेशियो से यू कैन स्टडी एनर्जेटिक कंट्रोल। सेम वे में देखो, alpha ketoglutarate dehydrogenase and isocyanated dehydrogenase are inhibited when there is a sufficient amount of energy, that is ATP by ADP ratio is high. जब ये रेशियो हाई हो जाएगा, चाहे ATP by ADP और ATP by AMP, जब दोनों रेशियो हाई हो जाएगा, जब दोनों रेशियो हाई हो जाएगा, then ATP will act as inhibitor. Understood? ADP and AMP are activators of those two enzymes. So ATP will act as inhibitor. कब inhibitor होगा? जब इसका जो वैल्यू है, मतलब ATP by ADP, इसका वैल्यू जब इंक्रीज हो जाएगा, या तो ATP by AMP जब इसका रेशियो इंक्रीज हो जाएगा, दोनों का रेशियो जब इंक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब ATP का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जा रहा है, राइट? रेशियो इज हाई, so ATP will act as inhibitor of isocyanated dehydrogenase and alpha ketoglutarate dehydrogenase. Got it? Okay. Next आ जाओ सबस्ट्रेट कंट्रोल। देखो, सबस्ट्रेट कंट्रोल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपका रिएक्शन, जो कंसेंट्रेशन है ऑफ द रिएक्टेंट्स, मतलब एसिटाइल कोए का जो कंसेंट्रेशन है, दैट डिफाइंस व्हेदर टीसी साइकिल विल फॉरवर्ड और नॉट। क्योंकि टीसी साइकिल शुरू होता है एसिटाइल कोए से, तो अगर एसिटाइल कोए का कंसेंट्रेशन कम हो गया, अगर उसका अवेलेबिलिटी कम हो गया, then of course it will be inhibited. Similarly, अगर amount of oxaloacetate कम हो गया, then TC cycle का पेस भी कम हो जाएगा, right? इसीलिए देखो, acetyl CoA and oxaloacetate दोनों का कंसेंट्रेशन सफिशिएंट होना चाहिए to begin TC cycle. Understood? So यहाँ पे हम लोग टोटल क्या डिस्कस किए? How TC cycle is regulated at 3 different ways. One is respiratory control using NADH by NAD plus ratio. Second one is energetic control, ATP by ADP ratio or ATP by AMP ratio. Third one is availability of the substrate, which will come under substrate control. तो 3 अलग अलग लेवल पे हम लोग रेगुलेशन ऑफ टीसी साइकिल स्टडी किए, राइट? अब देखो, जिसके बारे में मैंने बोल रहा था वो है द रोल ऑफ कैल्शियम ऑन टीसी साइकिल। कैल्शियम का क्या रोल है ऑन टीसी साइकिल, ठीक है? अब देखो कैल्शियम, मैं बता रहा हूं, हम लोग का कुछ प्रोसेस है फिजियोलॉजिकल सिस्टम में, क्योंकि कभी
स्टॉप नहीं होता है, नॉन स्टॉप चलता है। जिस दिन से हम लोग का बर्थ हुआ एंड लास्ट डे तक वो सब प्रोसेस कंटिन्यूसन चलेगा, कंटिन्यूस। कौन सा प्रोसेस है वो? कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द प्रोसेस व्हिच विल रिमेन कंटिन्यूअस फ्रॉम योर बर्थ टिल लास्ट डेट? ब्रीदिंग, of course, breathing, then pumping of heart, beating of heart, right? So those are the things which will be continuous, right? अच्छा, अब देखो, अगर थोड़ा साइंटिफिक वे में देखोगे, ये जो प्रोसेस है, चाहे वो आपका ब्रीदिंग हो, चाहे लंग्स चाहे आपका हार्ट का कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो, कुछ भी हो, एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है? चाहे ब्रीदिंग हो, चाहे बीटिंग ऑफ हार्ट हो, दोनों बोथ आर रिजल्ट ऑफ muscle contraction and relaxation, right? Are you getting my point? Are you getting my point? So both breathing as well as beating of heart are a result of continuous non-stop contraction and relaxation of muscle. Are you getting my point? So अब मैं बता रहा हूं, आप स्कूल लेवल पे आ जाओ, जब जहां पे आप मसल कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन का प्रोसेस पढ़े थे फिजियोलॉजिकल सिस्टम में, वहां पे कैल्शियम का एक बहुत बड़ा रोल है। वो जो ट्रोपोनिन ट्रोपोमायसिन मूवमेंट है, वहां पे कैल्शियम का एक बहुत बड़ा रोल है। मतलब अगर आपको कंटिन्यूअसली मसल कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करना है, देयर शुड बी कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ कैल्शियम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज ए ट्रोपोनिन ट्रोपोमायसिन मूवमेंट में कैल्शियम आयन का जरूरत है। तो ये जो प्रोसेस है, मसल कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाला जो प्रोसेस है, वहां पे हमेशा आपको कैल्शियम चाहिए। दिस इज वन रिक्वायरमेंट। अनदर रिक्वायरमेंट, दिस मसल कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रोसेस रिक्वायर्स द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, राइट? आपको एटीपी चाहिए टू कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स योर मसल, राइट? आपको पढ़े, यू हैव डेफिनेटली स्टडीड इन स्कूल बायोलॉजी, दिस इज वेरी कॉमन थिंग। तो आपको क्या पता चल रहा है? आपको दो चीज चाहिए, दैट टू ऑन कंटिन्यूअस मैनर, चाहे आप कुछ कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो। मान लीजिए यू आर सिंपली सिटिंग, इफ यू आर ब्लिंकिंग योर आईज, लेट्स से लाइक दिस, यू आर ब्लिंकिंग योर आईज, दैट मीन्स दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। You are moving your fingers, that is also muscle contraction relaxation. You are not doing anything, let's say, but you are moving your tongue, right? You are moving your tongue. You are moving your tongue. So basically what you are doing, that is also muscle contraction relaxation. So whatever you are doing, these are all result of muscle contraction and relaxation. And you will understand the need of calcium availability, the need of ATP hydrolysis in all the steps of muscle contraction and relaxation. इसीलिए कैल्शियम का सप्लाई हमेशा बॉडी में होना जरूरी है। इसीलिए एटीपी का सप्लाई बॉडी में हमेशा रहना जरूरी है, क्योंकि दोनों चीज टिल आवर लास्ट डेट शुड बी ऑलवेज अवेलेबल फॉर आवर सर्वाइवल, राइट? यू अंडरस्टूड? सो नाउ यू थिंक, so when you need ATP for muscle contraction relaxation, you need ATP, right? क्योंकि मसल कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन में आपको एटीपी चाहिए, और आपको पता है एटीपी कहां से आ रहा है? एटीपी आपको आ रहा है, मान लीजिए ग्लाइकोलाइसिस से, टीसी साइकिल से आपको एटीपी मिल रहा है। तो ये जो प्रोसेस है मसल कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाला प्रोसेस, जहां पे कैल्शियम भी इन्वॉल्व है, एंड कैल्शियम को भी पता है कि इस स्टेप में हमको एटीपी को भी चाहिए, तो कैल्शियम डेफिनेटली विल इन्फ्लुएंस टीसी साइकिल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि कैल्शियम को पता है कि मसल कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन में कैल्शियम को भी चाहिए, एटीपी को भी चाहिए, एंड कैल्शियम नोज फ्रॉम वेयर एटीपी इज जनरेटेड। कैल्शियम को पता है कि एटीपी तो जनरेट होता है टीसी साइकिल से, सो कैल्शियम विल डेफिनेटली इन्फ्लुएंस टीसी साइकिल सो दैट टीसी साइकिल विल प्रोड्यूस एटीपी। मतलब दोनों दोस्त जैसा है, एक प्रोसेस है मसल कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कैल्शियम एक पर्सन है, एटीपी अनदर पर्सन है, दोनों दोस्त जैसा है। कैल्शियम को पता है कि हमको और भी एक दोस्त को चाहिए, राइट, जो कि है एटीपी, तो डेफिनेटली कैल्शियम विल इन्फ्लुएंस मोर टीसी साइकिल सो दैट टीसी साइकिल विल प्रोड्यूस एटीपी, एंड कैल्शियम को पता है कि हमको एटीपी को भी चाहिए, दोनों मिलके हम लोग मसल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करेंगे। क्योंकि मसल कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन में अगर मान लीजिए सिर्फ कैल्शियम अवेलेबल हो
एटीपी नहीं हो, देन व्हाट विल हैपन, देन देयर विल बी नो मोर कैल्शियम, देयर विल बी नो मोर मसल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, क्योंकि कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में आपको एनर्जी भी चाहिए एंड दैट एनर्जी विल कम फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस। तो इसीलिए कैल्शियम विल ऑलवेज स्टिमुलेट टीसीए साइकिल। अंडरस्टूड द बेस्ट व्हाई इट इज सो दैट कैल्शियम विल ऑलवेज प्रमोट टीसीए साइकिल, दिस इज द बेस्ट। ओके, अच्छा, अब मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताना जा रहा हूं टीसीए साइकिल का। देखो, टीसीए साइकिल का एक्चुअली दो रोल है, एक है कैटाबोलिक रोल, दूसरा है एनाबोलिक रोल। कैटाबोलिक रोल क्या है? एसिटाइल CoA will be oxidized to carbon dioxide and thereby you will get lot of energy. This comes under catabolic role which is known as degrading. But तीसरे साइकिल का एक बहुत बड़ा रोल है जिसका नाम है एनाबोलिक रोल, सिंथेटिक रोल। वो क्या है आप देखो, ये जो टीसीए साइकिल हो रहा है, टीसीए साइकिल का बहुत इंटरमीडिएट है, इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स जो कि अमाइनो एसिड को फॉर्म करते हैं। मतलब फॉर एन एग्जांपल अल्फा कीटोग्लूटारेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट एक्ट्स एज प्रीकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूटामेट। सिमिलरली मान लीजिए सक्सिनाइल CoA एक्ट्स एज प्रीकर्सर फॉर पोर्फायरिन और हेम। देन oxaloacetate acts as precursor for aspartate and asparagine. Getting my point? मतलब जो टीसीए साइकिल हो रहा है, टीसीए साइकिल का कुछ इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स है जो कि अमाइनो एसिड को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। तो दीज इंटरमीडिएट्स सर्व एज प्रीकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड, राइट? अब सोचो, अब तक हम लोग बात कर रहे थे टीसीए साइकिल का आउटकम जो कि है एटीपी सिंथेसिस, राइट? तो अब सोचो, अगर टीसीए साइकिल का इंटरमीडिएट अमाइनो एसिड सिंथेसिस में लग जाते हैं, so don't you think the pace of the TCA cycle, the rate of the TCA cycle will become slow? Don't you think so? क्योंकि टीसीए साइकिल का जो इंटरमीडिएट है, अगर वो टीसीए साइकिल छोड़ के दूसरा किसी मॉलिक्यूल सिंथेसिस में उसको हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, तो डेफिनेटली द रेट ऑफ द टीसीए साइकिल विल बिकम स्लो। दैट इज ऑब्वियस। सो डोंट यू थिंक द टीसीए साइकिल विल बी हैम्पर्ड? The rate of that ATP production will be slow. Don't you think so? Obviously, it will be slow, right? So the TCA cycle will be hampered, right? Yes. But this is the beauty of nature, you know. This is the beauty of nature. Nature को पता है कि हमको अगर इतना सारा अमाइनो एसिड मिलना है तो सारे अमाइनो एसिड हमको आएगा TCA cycle के इंटरमीडिएट से। But at the same time, nature knows TCA cycle should not be hampered. क्यों? क्योंकि टीसीए साइकिल इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ मेजर एटीपी सिंथेसिस, मेजर एटीपी प्रोडक्शन। सो नेचर को चाहिए दो चीज, नेचर को चाहिए टीसीए साइकिल शुड नॉट बी हैम्पर्ड, एट द सेम टाइम नेचर को चाहिए टीसीए साइकिल का जो इंटरमीडिएट है दैट शुड सर्व अदर मॉलिक्यूल्स। दोनों चाहिए। ये कैसे पॉसिबल है? अरे गेटिंग माय पॉइंट? एक कैसे पॉसिबल है? यहाँ पे पॉसिबल है इसलिए क्योंकि नेचर हैज केप्ट सम बैकअप रिएक्शन। What are those backup reactions? अब देखो, ये जो इंटरमीडिएट है, अगर इंटरमीडिएट दूसरे चीज में सिंथेसिस में चले जा रहे तो इसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। ऑक्सैलोएसिटेट, इसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा क्योंकि ऑक्सैलोएसिटेट इज डीपली इन्वॉल्व इनटू एस्पार्टेट, एस्पाराजिन, राइट? दिस इज इन्वॉल्व इनटू फॉस्फोनिल पाइरुवेट प्रोडक्शन, दिस दैट। सो इसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो अगर इसका कंसंट्रेशन कम हो जा रहा है तो टीसीए साइकिल शुड बी हैम्पर्ड, राइट? बट यहां पे कुछ बैकअप रिएक्शन है, बैकअप रिएक्शन जो कि ये जो सब कंसंट्रेशन है जिसका कंसंट्रेशन कम हो जा रहा है, इसका कंसंट्रेशन को भरपाई कर देंगे थ्रू अ डिफरेंट बाईपास रिएक्शन। एक्सीलेंट, मतलब दिस इज एक्सीलेंट नेचर ऑफ द होल साइंटिफिक वर्ल्ड। देखो यहां पे कुछ बैकअप रिएक्शन है जो क्या करेंगे, वो कुछ दूसरा वे में इसका कंसंट्रेशन को भरपाई कर देंगे, ऑक्सैलोएसिटेट का कंसंट्रेशन को भरपाई कर देंगे, दूसरा कुछ कंसंट्रेशन को भरपाई कर देंगे कुछ दूसरा बैकअप रिएक्शन में। उसको क्या बोलते हैं? एनाप्लेरोटिक रिएक्शन। एनाप्लेरोटिक रिएक्शन जो कि जिसको बोलते हैं बैकअप रिएक्शन। अब देखो ब्यूटी ऑफ एनाप्लेरोटिक रिएक्शन, देखो अब देखो, you will be surprised to know that
हाउ नेचर हैज क्रिएटेड सो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स फॉर अस। देखो पायरुवेट से ऑक्सैलोएसिटेट बन रहा है डायरेक्ट। अब सोचो पायरुवेट कहां से मिल रहा था? ग्लूकोज से मिल रहा था पायरुवेट, राइट, इन अ प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ऑक्सैलोएसिटेट कहां से मिल रहा था? पायरुवेट टू एसिटाइल कोए टू होल टीसीएस साइकिल, देन यू आर गेटिंग ऑक्सैलोएसिटेट, राइट। यहां पे मैं क्या दिखा रहा हूं? सिंगल स्टेप्स, पायरुवेट टू ऑक्सैलोएसिटेट डायरेक्ट। दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेचर, नेचर हैज क्रिएटेड। दूसरा देखो, फॉस्फोइनोल पायरुवेट टू ऑक्सैलोएसिटेट। कहां है फॉस्फोइनोल पायरुवेट? पायरुवेट से पायरुवेट का प्रीवियस स्टेप है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। कहां है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, कहां है ऑक्सैलोएसिटेट? एक बार बस सोच लो, आंख बंद करके सोच लो। आपका फॉस्फोइनोल पायरुवेट मिलेगा नेक्स्ट प्रीवियस स्टेप, मतलब प्रीवियस जो आपका जो टोटल ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है, जो एंड प्रोडक्ट है पायरुवेट, उसका प्रीवियस स्टेप में आपको मिलता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। कहां है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, कहां है आपको ऑक्सैलोएसिटेट? ये एक्चुअली होना कैसे था? फॉस्फोइनोल पायरुवेट टू एसिटाइल कोए टू टीसीएस साइकिल, देन यू विल गेट ऑक्सैलोएसिटेट। यहां पे आपको डायरेक्ट मिल रहा है फॉस्फोइनोल पायरुवेट टू ऑक्सैलोएसिटेट। कैन यू इमेजिन, कैन यू एवर इमेजिन द ब्यूटी ऑफ साइंस? अनदर स्टेप, फॉस्फोइनोल पायरुवेट टू ऑक्सैलोएसिटेट, अलग अलग एंजाइम है ऑफ कोर्स। दूसरा और एक चीज देखो, पायरुवेट टू मैलेट। कहां है पायरुवेट, कहां है मैलेट? मैलेट टू आपको ऑक्सैलोएसिटेट मिलता है, राइट। कहां है पायरुवेट? कैन यू इमेजिन द ब्यूटी ऑफ एनापोलिटिक रिएक्शन? दिस इज द वे योर अप्रोच शुड बी डेवलप्ड, राइट। सो दिस इज नॉट ऑल अबाउट टीसीएस साइकिल, लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि मैं हमेशा यही चाहता हूं कि आपको थोड़ा साइंटिफिकली कुछ कंसेप्ट दो, so that you will actually, you will find the pleasure in studying these subjects. Otherwise you will always think ये क्या है, ये तो हमको भी पता है, सबको पता है एसिटाइल कोए से ऑक्सैलोएसिटेट होगा, ये 3 NADH आएगा, 2 1 FADH2 आएगा, सबको पता है चीज, बट दैट विल नॉट बी आस्क्ड इन योर साइंटिफिक क्वेश्चंस, अंडरस्टूड? सो योर अप्रोच शुड बी लाइक दिस, ओके। अब देखो, जो क्वेश्चन मैंने आधा घंटा पहले आपको पूछा था, वही क्वेश्चन का आंसर अभी मैं करने जा रहा हूं। क्या क्वेश्चन था? अपॉन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी विल बी जनरेटेड? आई एम श्योर देयर विल बी 2 ग्रुप्स अमंग द स्टूडेंट्स। देयर विल बी सम ग्रुप दे विल से सर 36 ही मिलेगा, रेस्ट ऑफ द ग्रुप दे विल से सर आई नो 38 ही मिलेगा, एंड यू विल स्टार्ट फाइटिंग। कोई बोलेगा 36 मिलेगा, कोई बोले 38 मिलेगा, कोई बोले सर हमको तो सर पढ़ाए थे 36, हमको तो मैम पढ़ाए थे 38, एंड यू विल स्टार्ट फाइटिंग। आई एम श्योर दिस फाइटिंग विल बी नेवर एंडिंग, राइट? ओके, अब मैं बताना जा रहा हूं कौन सा सही है, 36 सही है, 38 सही है, राइट? सो पहले मैं बता रहा हूं, कंक्लूजन में बता रहा हूं, एक्सप्लेनेशन से पहले मैं कंक्लूजन बता रहा हूं, बोथ आर करेक्ट, 36 38 बोथ आर करेक्ट, बट यहां पे कंडीशन है। दोनों देखो, एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, एक क्वेश्चन का 2 आंसर कैसे हो सकता है, राइट? किसी भी क्वेश्चन का 2 आंसर थोड़ी हो सकता है। जब 2 आंसर हो रहे हैं वहां पे तो कुछ ना कुछ कंडीशन अप्लाई होगा, राइट? यहां पे भी कुछ कंडीशन अप्लाई है, मैं उसी का बात कर रहा हूं। क्या कंडीशन अप्लाई मैं बोल रहा हूं। अब देखो, यहां पे आने से पहले मैं बोल रहा हूं, देखो सोचो, थिंक, लुक एट मी। देखो हम लोग ग्लूकोज से बात कर रहे हैं, राइट? सोचो, जब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का बात करते हैं, जनरली हम लोग 2 चीज का बात करते हैं, एक है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा है टीसीएस साइकिल, राइट? अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है? ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म में, राइट? ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म में। टीसीएस साइकिल कहां होता है? टीसीएस साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। अब सोचो, 2 अलग अलग जगह पे हो रहा है, एक हो रहा है साइटोप्लाज्म में, दूसरा हो रहा है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, राइट? अच्छा, आपको एटीपी कहां से मिलेगा? या तो डायरेक्ट प्रोसेस से मिलेगा, जैसे ग्लाइकोलाइसिस में कुछ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन था, डायरेक्ट मिल रहा था, या तो एनएडीएच से मिलेगा, क्योंकि एनएडीएच जाके अल्टीमेटली माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाएगा, राइट? वहां पे ईटीसी थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एनएडीएच से आपको एटीपी मिलेगा, राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो यहां पे ट्विस्ट कहां हो रहा है। यहां पे 2 टाइप ऑफ एनएडीएच है,
एक है ग्लाइकोलाइटिक एनएडीएच, दूसरा है टीसी साइकिल वाला एनएडीएच। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो ग्लाइकोलाइटिक वाला एनएडीएच है दैट कम्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म, तो दैट इज बेसिकली नोन एज साइटोप्लाज्मिक एनएडीएच। एंड दूसरा है माइटोकॉन्ड्रियल एनएडीएच। अब देखो ईटीसी जहां पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होगा दैट विल बी इन मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो टीसी साइकिल से जितना सारा एनएडीएच मिल रहा है आपको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मिल रहे हैं, तो वही पे मिल रहे हैं, वही जाके ज्वाइन कर रहे हैं ईटीसी में, मतलब दे आर नॉट ट्रैवलिंग एनीवेयर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि ईटीसी भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है एंड आपका टीसी साइकिल भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है, राइट? सो टीसी साइकिल से जो एनएडीएच निकल रहा है दिस एनएडीएच विल स्ट्रेट अवे जॉइन ईटीसी, क्योंकि ईटीसी भी मैट्रिक्स में हो रहा है, टीसी साइकिल भी मैट्रिक्स में हो रहा है। बट सिर्फ सिंगल एनएडीएच है व्हिच विल कम फ्रॉम, कहां से आएगा? आएगा ग्लाइकोलाइसिस से, मतलब साइटोप्लाज्मिक एनएडीएच। तो वो जो साइटोप्लाज्मिक एनएडीएच है दिस एनएडीएच शुड कम टू mitochondrial matrix because it has to join ETC so that will also produce ATP. तो बेसिकली ये जो पूरा स्टोरी बताया यहाँ पे दो टाइप ऑफ एनएडीएच है, एक है साइटोप्लाज्मिक एनएडीएच, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रियल एनएडीएच। एंड जितना सारा एनएडीएच आपको मिलेगा सारे के सारे एनएडीएच आपको मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया से ही, सिर्फ एक आएगा साइटोप्लाज्म से जो कि ग्लाइकोलाइटिक का प्रोडक्ट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको एक्चुअली कितना एनएडीएच हो रहा है बस ऐसे कैलकुलेट कर लो। साइकिल में आपको 3 एनएडीएच मिल रहे हैं, साइकिल भी टीसी साइकिल में, साइकिल जो टीसी साइकिल का मैं बात कर रहा हूं 3 एनएडीएच है, वो भी हो रहा है कहां? मैट्रिक्स में। अच्छा, पायरुवेट टू एसिटाइल-कोए वहां पे भी एक एनएडीएच आ रहे हैं, तो 4 एनएडीएच हो गया। ये जो 4 एनएडीएच है चारों एनएडीएच कहां जनरेट हो रहे हैं? मैट्रिक्स में। तो ए मैट्रिक्स में बन रहे, मैट्रिक्स में जॉइन कर रहे हैं ईटीसी, तो दे आर नॉट ट्रैवलिंग एनीवेयर, जहां पे बन रहे हैं वहीं पे ईटीसी में डायरेक्ट जॉइन कर रहे हैं, राइट? सिर्फ सिंगल एनएडीएच है जो कहां से आएगा? ग्लाइकोलाइसिस से आएगा। कहां से आ रहे हैं? साइटोप्लाज्म से आ रहे हैं, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है साइटोप्लाज्म में। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिंगल एनएडीएच वर्सेस 4 एनएडीएच। ये जो 4 एनएडीएच है जो कि टीसी साइकिल से बन रहा है दे विल डायरेक्टली जॉइन ईटीसी, एंड जो साइटोप्लाज्मिक एनएडीएच है इट विल कम टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। सो अब मैं बता रहा हूं ये जो 36 38 वाला आंसर आ रहे हैं दिस इज बिकॉज ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, सॉरी माइटोकॉन्ड्रियल एनएडीएच वर्सेस साइटोप्लाज्मिक एनएडीएच। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये जो 36 38 वाला जो जो आंसर आ रहे हैं दिस इज बिकॉज ऑफ whether you are considering mitochondrial NADH or you are considering cytoplasmic NADH. Are you getting my point? इसलिए both answer are correct। अब मैं आ रहा हूं, देखो ये जो ग्लाइकोलाइसिस से जो NADH आता है, ग्लाइकोलाइसिस से जो NADH आता है, ये NADH जो साइटोप्लाज्म में आता है मेनली, ये साइटोप्लाज्म से जो माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा, आने के लिए इसका 2 रास्ता है, ठीक है? नाउ कम टू द पॉइंट। देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है NADH इन द फॉर्म ऑफ टीसी साइकिल, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तो वही पे बन रहा है, वही पे ज्वाइन कर रहा है एटीसी, उसका प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है जो ग्लाइकोलाइसिस में बन रहा है, मतलब जो साइटोप्लाज्म में हो रहा है। तो ये जो साइटोप्लाज्मिक एनएडीएच है, ये जो साइटोप्लाज्मिक एनएडीएच है, ये जब माइटोकॉन्ड्रिया में आ रहे हैं, इसको माइटोकॉन्ड्रिया में आने के लिए इसका 2 रास्ता है, ठीक है? एक रास्ता क्या है? मैलेट एस्पार्टेट, ये है 1 रोड, अनदर रोड इज ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट। 2 रोड है, मैं फिर से बता रहा हूं। ये जो साइटोप्लाज्मिक एनएडीएच है, साइटोप्लाज्मिक एनएडीएच जब माइटोकॉन्ड्रिया में आ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आ रहे हैं, मैट्रिक्स में आ रहे हैं, यहां पे आने के लिए 2 रास्ता है, आइदर भाया ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट शटल और भाया मैलेट एस्पार्टेट शटल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इट्स लाइक सपोज यू विल कम टू दिल्ली फ्रॉम बैंगलोर, आप ट्रेन में भी आ सकते हो, आप फ्लाइट में भी आ सकते हो, राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 2 शटल। सो ये जो साइटोप्लाज्मिक एनएडीएच है, साइटोप्लाज्मिक एनएडीएच माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आएगा 2 रास्ता में, या तो मैलेट एस्पार्टेट शटल या तो ग्लिसरॉल डाइएट 3-फॉस्फेट शटल, राइट? अब दोनों शटल का आउटपुट अलग अलग होगा, इसीलिए आपका आंसर होगा या तो 36 या तो 38। अब देखो जब मैलेट एस्पार्टेट शटल होगा, अब देखो एक बार, ये जो येलो वाला पार्ट है, ये जो येलो वाला पार्ट है यहां पे जो किया है, दिस इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स,
देखो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, राइट। अब देखो यहाँ पे कौन आ रहे हैं, मैलेट आ रहे हैं, यहाँ पे मैलेट आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, ये जो NADH मैलेट टू मैलेट यहाँ पे आ गया, मतलब NADH टू NAD प्लस हो गया, देन मैलेट आ गया यहाँ पे अंदर आ गया, देन मैलेट विल बी कन्वर्टेड टू ऑक्सैलोएसीटेट, ऑक्सैलोएसीटेट फिर कन्वर्ट हो जाएगा एस्पार्टेट में भाया माइटोकॉन्ड्रियल एस्पार्टेट ट्रांसएमाइनेज। एक जो एंजाइम है माइटोकॉन्ड्रियल एस्पार्टेट ट्रांसएमाइनेज, दिस एंजाइम इज प्रेजेंट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया बिकॉज इट इज माइटोकॉन्ड्रियल, ठीक है। अब जब यहां से एस्पार्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, एस्पार्टेट फिर बाहर आ जाएगा, फिर जब बाहर आ जाएगा एस्पार्टेट टू ऑक्सैलोएसीटेट फिर कन्वर्ट होगा। देखो कौन सा एंजाइम है, साइटोसोलिक एस्पार्टेट ट्रांसएमाइनेज। तो दो टाइप ऑफ एस्पार्टेट ट्रांसएमाइनेज है, ये भी एस्पार्टेट ट्रांसएमाइनेज है देखो, बट दिस इज माइटोकॉन्ड्रियल क्योंकि इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो है साइटोसोलिक और साइटोप्लाज्मिक, साइटोसोलिक एस्पार्टेट ट्रांसएमाइनेज। तो एंजाइम सेम है बट इसका लोकेशन अलग अलग है, ठीक है। जब माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है देन ऑक्सैलोएसीटेट टू एस्पार्टेट, जब साइटोप्लाज्म में हो रहा है एस्पार्टेट टू ऑक्सैलोएसीटेट। सो इट्स अ शाटल, सो NADH टू NAD प्लस, ये जो इन्वॉल्व है यहाँ पे प्रोसेस, मैलेट टू मैलेट अंदर आ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर ऑक्सैलोएसीटेट फिर एस्पार्टेट फिर बाहर जा रहे हैं, ऐसे करके हो रहे हैं, राइट। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका ये जो ये जो मैलेट एस्पार्टेट शाटल से जो चल रहा है, यहाँ पे NADH डायरेक्ट इन्वॉल्व है, इसीलिए यहाँ पे आपको मिलेगा 2.5 ATP पर NADH, यहाँ पे आपको मिलेगा 2.5 ATP पर NADH। क्योंकि यहाँ पे जो को फैक्टर इन्वॉल्व है, ये जो प्रोसेस है यहाँ पे जो को फैक्टर इन्वॉल्व है, इस को फैक्टर में NADH है, इस को फैक्टर में NADH है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म का मैं बात कर रहा हूं, को फैक्टर है साइटोप्लाज्म का NADH, मतलब यस एंजाइम जो है साइटोसोलिक मैलेट डिहाइड्रोजनेज, ये जो एंजाइम है इसका को फैक्टर है NADH, इसीलिए दैट विल प्रोड्यूस 2.5 ATP पर NADH। अब देखो यहाँ पे लिखा है द मैलेट एस्पार्टेट शाटल yields approximately 3 molecules of ATP per molecule of cytosolic NADH and is found in liver, heart and kidney. It is quantitatively the most important shuttle for the reoxidation of cytosolic NADH in vertebrate tissues under aerobic condition. मतलब जब ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा। सेम चीज देखो जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट शटल होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दिस साइड है मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, दिस साइड में ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे ये जो बन रहा है ना, देखो NAD प्लस टू NADH, ये जो है साइटोसोलिक NAD प्लस टू NADH, यहाँ पे जब अल्टीमेटली ये जो ट्रांसपोर्टर है ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, ये जो ट्रांसपोर्टर है जो कि एक्सचेंज कर रहे हैं, यहाँ पे कोफैक्टर इन्वॉल्व है FAD, यहाँ पे कोफैक्टर इन्वॉल्व है FAD, वहां पे FAD इन्वॉल्व नहीं था, वहां पे था NADH, यहाँ पे FAD। इसीलिए देखो क्या लिखा है, when cytosolic NADH transported by the glycerol 3-phosphate shuttle is oxidized by the respiratory chain, 1.5 rather than 2.5 ATP are formed. Yield low हो गया, क्यों, देखो the yield is lower because FAD rather than NAD plus is the electron acceptor. Understood? देखो NADH is donor, electron donor, NAD plus is electron acceptor. Understood? Similarly FAD and FADH2. Okay, so yield lower Q because FAD rather than NAD plus is the electron acceptor in mitochondrial glycerol 3-phosphate dehydrogenase. एक कोफैक्टर यहाँ पे FAD, राइट, इसीलिए आपका yield होगा लेस 1.5। तो पूरा स्टोरी क्या निकला अभी, साइटोप्लाज्मिक NADH माइटोकॉन्ड्रिया में आ रहे हैं भाया दो डिफरेंट ग्लिसरॉल, भाया दो डिफरेंट शाटल, या तो मैलेट एस्पार्टेट शाटल या तो ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट शाटल, दोनों शाटल से आ रहे हैं। अगर मैलेट एस्पार्टेट शाटल जो कि कॉमन शाटल है एंड ज्यादातर टिश्यू में वही दिखता है, सो यू विल गेट मोर ATP। व्हाई? क्योंकि वहां पे NADH खुद इन्वॉल्व है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डोनर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर है FAD। किसका इलेक्ट्रॉन डोनर? जहां पे ट्रांसपोर्ट होगा, अल्टीमेटली इट हैज टू कम टू दिस साइड, राइट। ये जो साइटोप्लाज्मिक NADH है इट हैज टू कम हियर, राइट। तो ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है, इस ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है FAD।
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है एफएडी, देखो एफएडी रहता देन एनएडी प्लस, यहाँ पे एनएडी प्लस नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसलिए इसका यील्ड लो हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका जो यील्ड लो हो रहा है इसीलिए आपको 36 मिलेगा। अब मैं पूरा कैलकुलेशन आपको दिखा रहा हूं, देखो पूरा कैलकुलेशन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैलेट एस्पार्टेट साटल वर्सेस ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट साटल ऑन एटीपी प्रोडक्शन। ठीक है, अब देखो, अब शुरू कर रहे हो ग्लूकोज से, राइट, अब शुरू कर रहे हो ग्लूकोज से। देखो ग्लूकोज से पायरुवेट आपको बन रहा है, ग्लूकोज से पायरुवेट बन रहा है सिर्फ साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में, राइट। बाकी यहां से चलेगा यहां तक माइटोकॉन्ड्रिया में, ये पूरा माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा, राइट, समझ रहे हो? अब देखो ये जो ग्लूकोज 2 पायरुवेट बन रहा है, यहां पे आपका 2 एटीपी आ रहे हैं, 2 एटीपी आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ योर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, क्योंकि आपको डायरेक्ट एटीपी मिल रहा है, राइट, 2 एटीपी वहां पे मिल रहे हैं, चाहे ऑक्सीजन हो या ना हो, वहां पे 2 आपको मिल रहे हैं, राइट। अच्छा, यहाँ पे आपको कंसीडर करना है कि ऑक्सीजन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनएडीएच भी कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, वो जाके ईटीसी में ज्वाइन करेगा, राइट। अब देखो ये जो एनएडीएच यहाँ पे जो निकला, ये जो एनएडीएच है, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ इस एनएडीएच का, देखो बाकी जो पायरुवेट टू एसिटाइल को यहाँ पे जो एनएडीएच हो रहा है इसका प्रॉब्लम नहीं है, बाकी जो एनएडीएच टीसी साइकिल में हो रहा है इसका प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बार देख लो, ये जो एनएडीएच बन रहा है पायरुवेट टू एसिटाइल को, या कितना एटीपी लिखा है 6, 2 एनएडीएच 2 3, राइट, क्यों 2 लिखा है? क्योंकि 2 पायरुवेट है, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे 3 के हिसाब से कंसीडर किया, यहाँ पे 3 के हिसाब से कंसीडर कर रहे हैं, 6 एनएडीएच मतलब 18 एटीपी, राइट। सो एफएडीएच2 इसका भी 2 कंसीडर किया, 4 एटीपी, राइट। टीसी साइकिल में भी आपको 2 जीटीपी मिलेगा, क्यों 2 जीटीपी? क्योंकि आपको कंसीडर करना है 2 पायरुवेट्स, इसीलिए 2 लिखा है और कुछ नहीं। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ऐसा मत सोचो कि सर यहाँ पे तो 1 जीटीपी होना चाहिए, 1 होना चाहिए सिंगल साइकिल में। एक्चुअली हम लोग सिंगल एसिटाइल को कंसीडर करोगे तो सिंगल मिलेगा, अगर 2 कंसीडर करोगे तो 2 मिलेगा। तो आपको कंसीडर करना है, क्यों? क्योंकि ग्लूकोज से चल रहा है ना, एक ग्लूकोज मतलब क्या, 2 पायरुवेट, तो 2 पायरुवेट मतलब 2 एसिटाइल को है, राइट। सो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया, यहाँ पे भी प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया, यहाँ पे भी प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया। अब देखो ये जो एनएडीएच जो कि साइटोसोल में बन रहा है, इस एनएडीएच का क्या होगा? देखो इस एनएडीएच का क्या होगा, देखो इस एनएडीएच अगर ग्लिसरॉल फॉस्फेट साटल फॉलो कर रहे हैं तो यहां से सिर्फ 4 एटीपी मिलेगा, अगर सेम एनएडीएच मैलेट एस्पार्टेट साटल फॉलो कर रहे हैं तो 6 एटीपी मिलेगा। मतलब देखो ये 2 मॉलिक्यूल है, राइट। सो इट्स बेसिकली एनएडीएच, अगर मैं कंसीडर करता हूं एनएडीएच वाया ग्लिसरॉल फॉस्फेट साटल, you will get 2 ATP. NADH via malate aspartate saddle, you will get 3 ATP. तो यहाँ पे आप कर दो 2 NADH, तो you will get 2 into 2, you will get 2 into 3, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 4 या तो आपको मिलेगा 6, राइट। अब ये पूरा काउंट कर लो, आप देखो, आप देखो, अब मैं बता रहा हूँ, आप पूरा इसको काउंट करो। यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 6, यहाँ पे कितना है 18, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 4, राइट। कितना हो रहा है 2 and 6 8, 2 and 6 8, 8 and 18, 18 18 26, 26 and 4 30, 30 and 2 32। सो आपको 32 मिल गया, राइट, 32 मिल गया। कहां से 32 मिल गया आपको? टीसी साइकिल का जितना सारा हुआ, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में जितना सारा हुआ, राइट, प्लस जो 2 एटीपी आपको मिला ग्लाइकोलाइसिस से, तो ये सब मिला के आपको वो 32। अब देखो ये जो वैरी होगा 36 या तो 38, ये वेरिएशन आएगा अगर एनएडीएच कंसीडर कर रहे हो। ये जो ग्लाइकोलाइटिक एनएडीएच है, मतलब जो साइटोप्लाज्मिक एनएडीएच है, ये कैसे जा रहे हैं यहाँ पे, ये कैसे यहाँ पे आ रहे हैं? whether it is following glycerol phosphate saddle, whether it is following malate aspartate saddle, if it follows glycerol 3-phosphate saddle, it will produce only 2, मतलब एक का 2 मतलब 4। if it follows malate aspartate saddle, it will produce 3, मतलब यहाँ पे मिलेगा 6। तो अब देखो ये जो 32 हुआ, ये जो 32 हुआ, either 4 will be added और 6 will be added। तो अगर 4 ऐड होगा तो it will be 36, अगर 6 ऐड हुआ तो it will be 38, राइट। सो अब तो स्टॉप करो फाइटिंग, राइट। सो नाउ फाइटिंग शुड बी स्टॉप, both answers are correct। So what will be the actual fact when you look at 36? If you consider cytoplasmic NADH, when they are coming to
mitochondrial matrix via glycerol 3-phosphate, then your answer glycerol 3-phosphate shuttle, your answer will be 36. If the cytoplasmic NADH joins mitochondrial matrix via aspartate, malate aspartate shuttle, then your answer will be 38. So 36, 38 both are correct. वो जो मैंने बोल रहा था आपको कंडीशंस अप्लाई, कंडीशंस क्या है, whether this cytoplasmic NADH is following which shuttle, whether it is following glycerol 3-phosphate shuttle, whether it is following malate aspartate shuttle. So based on their pathway, your answer will be either 36 or 38. But both are correct. Right? Understood? Okay. अब देखो मैं कुछ और लिंक बताऊंगा टीसी साइकिल के साथ ग्लाइकोलाइज साइकिल का लिंक। देखो एक्चुअली क्या होता है, ये जो एसिटाइल कोए बन रहा है ना, एसिटाइल कोए जब आ रहे हैं टीसी साइकिल की शुरुआत में, एसिटाइल कोए से तो आपको मिल जाएगा आइसोसाइट्रेट, राइट, ये तो कॉमन बात है। आइसोसाइट्रेट से आपको अल्फा कीटोग्लूटारेट मिलेगा या आइसोसाइट्रेट से आपको सक्सिनेट एंड ग्लाइकोलाइज मिलेगा, दैट डिपेंड्स whether you have isoscitate dehydrogenase or you have isoscitate lyase. अगर उस टाइम पे isoscitate dehydrogenase है, then it will convert isoscitate to your alpha ketoglutarate in TCA cycle, right? अगर यहाँ पे isoscitate lyase present हुआ, then isoscitate will be converted to succinate and glycolate. So either this side or that side. Understood? And ये जो glycolate cycle है, ये जनरली होता है पेरोक्सोजोम में, तो प्लीज रिमेंबर पेरोक्सोजोम में होता है। एंड ये प्रोसेस को कंट्रोल कौन करता है कि कौन सा एंजाइम, whether isoscitate dehydrogenase will be activated or isoscitate lyase will be activated, who will control it? अब देखो कंट्रोलिंग फैक्टर क्या है, इंटरमीडिएट्स ऑफ टीसी साइकिल, इंटरमीडिएट्स ऑफ टीसी साइकिल, इंटरमीडिएट्स ऑफ जो टीसी साइकिल है, मतलब टीसी साइकिल का इंटरमीडिएट्स प्लस आपका ग्लाइकोलाइटिक इंटरमीडिएट्स एटीपी, एएमपी, सॉरी एएमपी एंड एडीपी, ठीक है, ग्लाइकोलाइटिक का इंटरमीडिएट्स एंड एएमपी एंड एडीपी, वो लोग क्या चाहेंगे, वो लोग क्या चाहेंगे कि ग्लाइकोलाइटिक का प्रोडक्ट टीसी साइकिल में चले जाए, वो लोग चाहेंगे, राइट। सो दे विल डेफिनेटली इनहिबिट आइसोसाइटेट लाइज, इसको इनहिबिट करेंगे तभी ना टीसी साइकिल में शिफ्ट होगा आइसोसाइटेट। अगर आइसोसाइटेट को आपको इधर लाना है, सो दिस एंजाइम शुड बी इनहिबिटेड। सो हु विल इनहिबिट? ग्लाइकोलाइटिक इंटरमीडिएट्स। ग्लाइकोलाइटिक इंटरमीडिएट्स जो कि पायरुवेट में कन्वर्ट किया ग्लूकोज को, तो डेफिनेटली दे विल वांट कि मेरा जो पायरुवेट बन गया, पायरुवेट टू एसिटाइल को हो जाना चाहिए, एसिटाइल को टू फिर आइसोसाइटेट हो जाना चाहिए, आइसोसाइटेट हो जाना चाहिए, इट शुड जॉइन टीसी साइकिल, लाइक, राइट। सो दे शुड गो इन फेवर ऑफ टीसी साइकिल। तो कैसे आएगा फेवर? सो दे शुड इनहिबिट आइसोसाइटेट लाइज। अंडरस्टूड? सो दिस इज द वे हाउ दिस होल प्रोसेस विल बी कंट्रोल्ड, राइट। नेक्स्ट, टीसी साइकिल के साथ यूरिया साइकिल का लिंक क्या है? देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टीसी साइकिल के साथ यूरिया साइकिल का लिंक। देखो टीसी साइकिल में जो एस्पार्टेट निकल रहा है, मैलेट से जो एस्पार्टेट निकल रहा है, राइट, मैलेट से जो एस्पार्टेट निकल रहा है, एंड ये जो यूरिया साइकिल है, यूरिया साइकिल में साइट्रुलिन है, तो साइट्रुलिन एंड एस्पार्टेट दोनों मिलके बनाएंगे आर्जिनिनोसक्सिनेट, ठीक, आर्जिनिनोसक्सिनेट, इट्स अ कॉमन प्रोडक्ट। ये आर्जिनिनोसक्सिनेट जब स्प्लिट हो जाएगा, देन वन साइड में आएगा फ्यूमारेट, दूसरा साइड में आएगा आर्जिनिन, देन आर्जिनिन से जब ऑर्निथिन आएगा, देन यहाँ पे यूरिया निकल के आ जाएगा, राइट। देन यहाँ पे जो फ्यूमारेट हो गया, फ्यूमारेट टू मैलेट, देन मैलेट विल अगेन ज्वाइन टीसी साइकिल। देखो सिंपली, सो यहाँ पे क्या क्वेश्चन आएगा कि टीसी साइकिल एंड यूरिया साइकिल का लिंक कहाँ हो रहा है? लिंक हो रहा है एस्पार्टेट एंड साइट्रुलिन में, राइट। इसका लिंक हो रहा है एस्पार्टेट एंड साइट्रुलिन में, एंड इसका जो कॉमन प्रोडक्ट है उसका नाम है आर्जिनिनोसक्सिनेट, आर्जिनिनोसक्सिनेट, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1, इफ क्रेब्स साइकिल इज ओवर स्टिमुलेटेड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ओवर प्रोड्यूस्ड? वाओ, एक्सीलेंट। अगर आप टीसी साइकिल को ओवर स्टिमुलेट करोगे तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल बी करेक्ट, मींस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट विल बी ओवर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं टीसी साइकिल का बात कर रहा हूँ, मैं टीसी साइकिल का बात कर रहा हूँ, टीसी साइकिल में एसिटाइल कोए प्रोडक्ट नहीं है,
acetyl CoA is not the product of TCA cycle. acetyl CoA is the substrate of TCA cycle, right? तो जब आप TCA cycle को आप इसका स्टिमुलेट कर रहे हो तो कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे ज्यादा निकलेगा? कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा निकलेगा? जो TCA साइकिल का प्रोडक्ट है वो ज्यादा निकलेगा, राइट? TCA साइकिल का जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा निकलेगा. तो acetyl CoA is not the product, so acetyl CoA will not be produced. Pyruvate is not the product of TCA cycle, sorry. Glucose is not the product of TCA cycle, sorry. CO2 is the product of TCA cycle. तो आप जितना ज्यादा TCA साइकिल को स्टिमुलेट करोगे उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा. अंडरस्टूड? बहुत सिंपल क्वेश्चन है. या नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. In TCA cycle, malonate is a competitive inhibitor which is structurally similar to, yes, मैं इसी का बात कर रहा था. malonate मैं बोल रहा था जो माइटोकॉन्ड्रियल TCA साइकिल का मैट्रिक्स बनाया था ना मैंने, सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट, एंजाइम, इनहिबिटर एंड रिएक्शन टाइप. ब्लू कलर का एक टेबल है, अब शायद देखे होंगे, राइट? ब्लू कलर का टेबल है. तो अब बताओ ये जो malonate है कंपेटिटिव इनहिबिटर ऑफ whose malonate is a competitive inhibitor? सक्सिनेट. ठीक है, देखो इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं. देखो ये जो सक्सिनेट है इसका स्ट्रक्चर देखो, सी डबल CO कार्बोक्सिल ग्रुप, CH2 कार्बोक्सिल ग्रुप, राइट? एंड जो malonate है देखो इसका क्या है, COO CH2 COO. तो यहाँ पे सिर्फ दो है मिथिलिन ग्रुप, यहाँ पे सिंगल मिथिलिन ग्रुप है. तो यहाँ पे दो CH2 ग्रुप है, यहाँ पे सिंगल CH2 ग्रुप है. ओनली दिस इज द डिफरेंस, रेस्ट ऑल इज करेक्ट. So this is a competitive inhibitor of succinate dehydrogenase. So this is a competitive inhibitor of succinate as well. Okay, so please keep in your mind. Next question number 3. The energy-rich fuel molecules produced in the TCA cycle are. The energy-rich fuel molecules produced in the TCA cycle are. तो क्या मिलेगा आपको? कितना GTP मिलेगा? 1 GTP मिलेगा एक साइकिल में, 1 GTP मिलेगा. अच्छा, अगर हो सकता है कि आप सोच रहे हो सर अगर हम लोग 2 पायरुवेट कंसिडर करते हैं तो 2 एसिटल को, सो यू विल गेट 2 GTP, राइट? ओके, चलो 2 GTP कंसिडर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर GTP के लिए 2 कंसिडर कर रहे हो, अकॉर्डिंगली NADH शुड आल्सो बी डबल्ड, अकॉर्डिंगली FADH2 विल आल्सो बी डबल्ड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, देख लो. अच्छा, आपको एक्चुअली मिलेगा 1 GTP 3 NADH एंड 1 FADH2. अगर आपको 2 लिखना है सो यू शुड गेट 2 GTP and 6 NADH and 2 FADH2. अंडरस्टूड? आपको अगर 2 लिखना है तो आप सिर्फ इसका बेसिस पे सोच रहे हो कि यहाँ पे 2 है या तो यहाँ पे 2 है. नो, दिस द होल अदर थिंग्स आर नॉट करेक्ट. अंडरस्टूड? तो आप हो सकता है कि आप कंफ्यूज थे कि सर मैं 2 पायरुवेट का कंसिडर करूँ या 1 पायरुवेट का कंसिडर करूँ. आप कुछ भी कर सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू. अब देखो, अब अगर 2 कंसिडर कर रहे हो तो योर आंसर शुड बी 262. अगर 1 कंसिडर करो तो योर आंसर शुड बी 131. दैट्स इट. ओके, या सो दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. गिवन बिलो आर सम ऑफ द स्टेटमेंट दैट मे और मे नॉट बी करेक्ट. चूज द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, ठीक है, चलो देखते हैं. फ्रुक्टोज 2,6-bisphosphate is an allosteric inhibitor of phosphofructokinase 1. Oh my god. Fructose 2,6-bisphosphate is not an allosteric inhibitor, right? This is activator. So this is wrong. Next, the TCA cycle intermediates succinate and oxaloacetate can both be derived from amino acids. Yes, this is correct. A diet rich in cysteine can compensate for a methionine deficient diet in humans. A diet rich in cysteine can compensate for a methionine. Sorry, cysteine जो काम करता है वो काम methionine से नहीं होगा. Methionine जो काम करता है वो काम cysteine से नहीं होगा. So I'm sorry, this is wrong. DTTP or DNA synthesis can be obtained from UTP. Yes, this is not a part of TCA cycle, of course. In the fatty acid biosynthetic pathway, the carbon atom from bicarbonate in the synthesis of malonyl CoA is not incorporated into palmitic acid. Yeah, this is actually correct. When I'll teach you fatty acid oxidation, then I'll teach all those things. मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो कार्बन एटम है ना बाइकार्बोनेट में, synthesis of malonyl CoA is not incorporated. क्यों?
क्योंकि इमीडिएटली इसका नेक्स्ट स्टेप में डी कार्बोक्सिलेशन है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा तब कार्बन जो कि बाइकार्बोनेट से आ रहा था वही सेम कार्बन एज ए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज में निकल जाएगा। अंडरस्टूड? इसीलिए दैट विल नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ऑल्सो करेक्ट। तो चूज द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको करेक्ट होगा बी, डी एंड ई। बी, डी एंड ई विल बी करेक्ट आंसर। ओके, या देखो बी, डी एंड ई विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, formation of glucose from acetyl CoA is called reverse TCA cycle, gluconeogenesis and reverse glycolysis. क्या बोला था मैंने? Synthesis of glucose from non-carbohydrate sources. Synthesis of glucose from non-carbohydrate sources is commonly known as new glucogenesis, right? This is commonly known as new glucogenesis. Yeah, so this will be new glucogenesis. Next, question number 6. There is net gain of energy in the form of ATP if glucose which has converted into acetyl CoA enters. अगर आपको ज़्यादा फायदा मिल रहा है ग्लूकोज से, तो ग्लूकोज जो कि एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो गया, अगर उससे ज़्यादा आपको फायदा मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ एटीपी, तो इन दैट केस एसिटाइल कोए शुड ज्वाइन टीसी साइकिल। क्योंकि अगर एसिटाइल कोए टीसी साइकिल में ज्वाइन कर रहे हैं तभी आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा इन टर्म्स ऑफ एटीपी, राइट? दिस इज सो सिंपल। तो इट शुड ज्वाइन टीसी साइकिल। बीटा ऑक्सीडेशन से आपको एसिटाइल कोए मिलेगा, बीटा ऑक्सीडेशन से आपको एसिटाइल कोए मिलेगा। सो दिस इज नॉट राइट। ग्लाइकोलाइसिस एंड पेंटोस फॉस्फेट पाथवे का तो कुछ रोल ही नहीं है यहाँ, राइट? सो योर आंसर विल बी टीसी साइकिल। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस ऑकर अंडर बोथ एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक कंडीशंस इन ह्यूमंस। यहाँ पे 4 प्रोसेस के बारे में बताया। कौन सा प्रोसेस है जो कि बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक केस में होता है? देखो, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीजन चाहिए आपको। टीसी साइकिल, ऑक्सीजन आपको चाहिए। फर्मेंटेशन, ऑक्सीजन आपको नहीं चाहिए। ग्लाइकोलाइसिस कैन ऑकर इन बोथ प्रेजेंस एज वेल एज एब्सेंस, राइट? दोनों में हो सकता है। तो आंसर विल बी डी। नेक्स्ट, which of the following allosteric modulators is not effective in influencing rate of TCA cycle? अब एक बात बताओ, those who paid attention to my lecture they will definitely answer this question कि यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल है, सबका मैंने इन्फ्लुएंस के बारे में बताया टीसी साइकिल का ऊपर, क्या रोल है। आप बोल सकते हो कि किसका नाम मैंने सबसे कम लिया? एनएडीएच का नाम मैंने बहुत लिया, एटीपी का नाम तो हर एक सेंटेंस में ले रहा था, कैल्शियम का नाम भी मैंने बहुत लिया। मैंने एक बार एफएटीएच2 का नाम लिया इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन ऑफ टीसी साइकिल। इसका रोल इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द रेगुलेशन इज सबसे कम है, इज द लोएस्ट। ओके, सो दैट्स व्हाई इट सेज इट्स नॉट इफेक्टिव। ठीक है, सो आंसर विल बी एफएटीएच2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, which of the following enzyme is inhibited by fluoroacetate in Krebs cycle? Which of the following enzyme is inhibited by fluoroacetate in TCA cycle? Okay, fluoroacetate कौन सा एंजाइम को इनहिबिट करेगा? साइटेट सिंथेस? नो। एकोनाइटेस? यस। आइसोसाइटेट डिहाइड्रोजनेस? नो। फ्यूमरेस? नो। आपको याद रखना है, सिंपली इसको याद रखना है। ठीक है, या which of the following vitamins is required for the synthesis of a cofactor required for the conversion of succinate to fumarate? वाओ, एक्सीलेंट। ये चीज मैंने आपको बता रहा था कि हर एक विटामिन का क्या रोल है, कैसे वो कोएंजाइम में हेल्प करेगा, सो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर कोएंजाइम ऑफ द रेस्पेक्टिव एंजाइम्स व्हिच आर रियली इंपॉर्टेंट इन टीसी साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट? अच्छा, यहाँ पे बात करें हम लोग, व्हिच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्सन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमारेट? Thiamine, lipoic acid, pantothenic acid, riboflavin. Riboflavin will help as a cofactor for the conversion of succinate to fumarate. Okay, so please keep in mind it will be riboflavin. तो बोलो, आप समझ में आया? तीसरे साइकिल का रेगुलेशन जो ग्लाइकोलाइसिस का क्लास अटेंड किए थे, they can easily understand TCA cycle because somehow glycolysis and TCA cycles are heavily correlated, isn't it? Okay,
So I'm sure you have thoroughly enjoyed the regulatory part as well as the question analysis, right? Yes. So thank you so much for your attention, and thank you so much once again for your presence. And please keep practicing all the questions from any open source. Thank you once again.